गुड इवनिंग। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 16 प्लेइंग विद नंबर्स। और ये आप मान लो पूरी बुक का आपका सबसे इजी चैप्टर है। इसमें दो एक्सरसाइज आपकी, पहले हम सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। सेकंड एक्सरसाइज के अंदर आपका है डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। डिविजिबिलिटी टेस्ट आपने छोटी क्लासों में भी पढ़े होंगे कि बिना डिवाइड करे हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई नंबर 2 से, 3 से, 4 से, 5, 6, 7, 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। हम सारे के सारे नंबर से 11 तक तो एटलीस्ट पता कर ही सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में मेनली सिर्फ 4 ही है, 5 से, 10 से, 3 से और 9 से। तो हम वो चारों के चारों सीखेंगे। देखो, सबसे पहले मीनिंग क्या होता है, हाउ टू फाइंड वेदर ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5, 10, 3 और 9। यानी हम कैसे पता करें कि कोई नंबर 5, 10, 3 या 9 से पूरा पूरा डिवाइड होगा या नहीं। पहले तो आपको मैं इसका मीनिंग बताता हूँ कि इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका मीनिंग क्या है। जैसे हम एक बहुत बड़ा नंबर लिखते हैं, मान लो 375, और मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये नंबर 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। मेरी इस बात का मतलब ये होता है कि जब मैं इस नंबर को 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। मतलब कि 5 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचना चाहिए। ठीक है, 5 से डिवाइड करो, 5 7 जा 35, रिमाइंडर 2, 5 5 जा कितना हो गया 25 और रिमाइंडर कितना आ गया 0। इसका मतलब जब मैंने 375 को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया अपना 0। रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो जब रिमाइंडर 0 आता है तब हम कहते हैं कि ये 375 जो है वो 5 से डिविजिबल है, या फिर ये पूरा पूरा इससे डिवाइड होता है, ये मतलब होता है। जैसे मैं मान लो ये कहूँ आपको कि 375 को आप 3 से डिवाइड करके दिखाओ। आप बताओ 3 से डिवाइड करने पे भी क्या रिमाइंडर 0 आएगा। 3 1 जा 3, हमने 7 उतारा, 3 2 जा 6, हमने 1 रिमाइंडर और 5 उतारेंगे, 3 5 जा कितना आ गया 15। अब भी क्या आ गया, रिमाइंडर आपका 0 आ गया। देखो रिमाइंडर क्या आ गया 0। तब हम कहेंगे कि जो 375 नंबर है ना वो डिवाइड होगा किससे, 5 से भी और 3 से भी। यानी कि हम कहते हैं 375 इज डिविजिबल बाय 5, और यहाँ पे हम कहेंगे 375 इज डिविजिबल बाय 3। क्यों कह रहे हैं हम, बिकॉज हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो रिमाइंडर है ना हमारा वो क्या है 0। रिमाइंडर 0 आता है तब हम कहते हैं कि ये नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर हमारा क्या है 0 है। तो आप स्पेशल मतलब तो समझ गए, जनरल मतलब क्या होता है कि डिविजिबल बाय नंबर का मीनिंग क्या होता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि 375 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। आपको सबको पता है ये नंबर 10 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। 10 से डिवाइड करेंगे, 10 3 जा 30, बच के 7, 10 7 जा 70 और 5 रिमाइंडर आ गया। तो रिमाइंडर कितना आ गया अपना, बताओ 5 आ गया। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो हम कहते हैं कि ये नंबर 10 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। सो 375 इज नॉट डिविजिबल बाय 10। हमने बोल दिया कि ये नंबर 10 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम बात करते हैं इसी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं किससे, 9 से, कि ये नंबर 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। 9 4 जा 36, रिमाइंडर 1 और 9 1 जा कितना हो गया 9 और रिमाइंडर कितना बच गया 6। आप मेरे को बताओ लास्ट में रिमाइंडर कितना आ गया 6 आ गया। यानी कि रिमाइंडर 0 बचना चाहिए था लेकिन नहीं बचा 0। तो हम क्या कहेंगे, सो 375 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। ये नंबर 9 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो ये तो जनरल मतलब था कि कोई नंबर डिविजिबल बाय है या फिर नहीं है। लेकिन अब हम कुछ ऐसे रूल सीखेंगे, हमारे पास क्या होते हैं, कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट होते हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट, डिविजिबिलिटी टेस्ट का मतलब होता है बिना डिवाइड करे हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई नंबर 3 से, 9 से, 5 से या फिर 10 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। हमें डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा, ऐसे टेस्ट बताऊंगा कि बस आप वो चीज़ें यूज करके और डायरेक्ट बता दोगे कि ये इतना बड़ा नंबर, जैसे मान लो एक बहुत बड़ा नंबर लिखता हूँ मैं 1357985, ये इतना बड़ा नंबर है। ये मैं आपको बिना डिवाइड करे ये बताऊंगा कि ये नंबर 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, 10 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, 3 से होगा या नहीं होगा और 9 से होगा या फिर नहीं होगा। एक एक करके सीखते हैं हम। देखो हर एक के डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। पहले हम क्या सीखेंगे, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 5, यानी कि कैसे पता करें कि कोई नंबर 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। पहले हम 5 का सीखते हैं।
जैसे मान लो मैंने नंबर लिख दिया कितना 39। रूल क्या होता है, पहले रूल देख लो। इफ यूनिट डिजिट, इफ यूनिट डिजिट कह लो या क्या कह लो, लास्ट डिजिट कह लो, एक ही बात है। इफ यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर इज 0 और 5, then the number is always divisible by 5। तो मैंने क्या कहा, अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट क्या हो जाए, 0 हो जाए या फिर 5 हो जाए, तो वो नंबर हमेशा 5 से डिवाइड होगा ही होगा। अगर यूनिट डिजिट ना तो 0 है ना 5 है, तो वो नंबर कभी भी 5 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं हम 39। 39 को आप 5 से डिवाइड करोगे ना, तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। क्यों? इसका यूनिट डिजिट कितना है बताओ। इसका जो यूनिट डिजिट है वो कितना है आपका, 9 है। ना तो ये 0 है और ना ही क्या है 5 है। सो हम लिखेंगे 39 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। समझ गए? तो बस 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट तो आपका सिंपल है कि अगर यूनिट डिजिट आपका या तो 0 हो या फिर क्या हो 5 हो। जैसे 2, 7, 9, 8 और 5, ये नंबर बताओ क्या 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। आप कहोगे कि इसका जो यूनिट डिजिट है ना वो कितना है, 5 है। सो 2, 7, 9, 8, 5 इज डिविजिबल बाय 5। ये 5 से क्या हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। एक एग्जांपल और देख लो, 35090। इसका यूनिट डिजिट कितना है आप बता दो मेरे को। यूनिट डिजिट इसका 0 है, इसका लास्ट का डिजिट कितना है आपका 0 है। सो हम लिख देंगे 35090 इज डिविजिबल बाय 5। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि बिना डिवाइड करे कैसे पता करेंगे कि कोई नंबर 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। उसका यूनिट डिजिट देख के। क्या आना चाहिए यूनिट डिजिट बच्चों, या तो 0 और या फिर 5। ये होता है 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब हम करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 10। ये बिल्कुल आसान है, सबसे आसान यही है। कोई नंबर 10 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, आपने पहले भी बहुत पढ़ा होगा। अगर नंबर के लास्ट में क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वो नंबर 10 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यानी कि एक ही रूल है, इफ द यूनिट डिजिट, और यूनिट डिजिट को हम क्या बोलते हैं, लास्ट डिजिट भी बोलते हैं, ठीक है, नंबर का सबसे लास्ट वाला डिजिट। इफ द यूनिट डिजिट और लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर इज 0, then the number is always divisible by 10। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट क्या आ जाए, या तो या 0 आ जाए, सिर्फ क्या आना चाहिए 0, तभी वो नंबर 10 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ अब 2-3। जैसे मान लो 100 है, या 120 है, या 13987, लास्ट में 0 आना चाहिए, उससे पहले कुछ भी आ जाए, ठीक है। ये सारे के सारे नंबर क्या है, दीज आर डिविजिबल बाय 10। ये सारे के सारे नंबर किससे डिवाइड होंगे, पूरे पूरे 10 से। और मैं एग्जांपल देता हूँ 179, 10000005, 100597। ये जो नंबर है ये 10 से डिवाइड नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनका जो सबसे लास्ट डिजिट है वो 0 नहीं है। दीज आर नॉट डिविजिबल बाय 10। तो ये अपनी नोटबुक में एग्जांपल्स नोट कर लेना। तो 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट तो सबसे आसान होता है, ठीक है। अब आपका आता है डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3। ये आपके सिलेबस के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है। एक तो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट और एक 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट और 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। एक समझ लो, दोनों समझ आ जाएंगे। जैसे मैं पहले आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। देखो, एक नंबर है 3, 4, 5 और 3 और 1 और 2। ये इतना बड़ा नंबर मैं ले रहा हूँ, ठीक है। पहले क्या कर देते हैं, छोटे नंबर से एग्जांपल लेके स्टार्ट करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ये मैंने नंबर ले लिया। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बिना डिवाइड करे आप मेरे को ये बताओ कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा। तो मैं उसका आपको रूल बताता हूँ। इसके जो डिजिट्स है ना, 1, 2, 3, 4, इन सारे डिजिट्स को आप क्या कर दो, ऐड कर दो। उसको क्या बोलते हैं हम, सम ऑफ डिजिट्स। उसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ डिजिट्स। इनके सारे डिजिट को ऐड करो, देखो कितना आता है।
3 + 4 कितना होता है 7, और 7 प्लस में 8 कितना होता है 9, सॉरी 7 प्लस में 8 कितना होता है 15। अब जो ये सम ऑफ डिजिट्स आया है ना आपका, ये नंबर अगर 3 से डिवाइड होता है तब तो ये वाला नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। अगर ये जो सम आया है ये खुद 3 से डिवाइड नहीं होता तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। 15 बताओ, 15 क्या 3 से डिवाइड होता है? आपको जी बिल्कुल होता है, क्योंकि 15 3 के टेबल में आता है। इट इज डिविजिबल बाय 3। ये 15 तो 3 से क्या होता है डिवाइड होता है, तो हम कह सकते हैं सो 3 4 5 3 जो नंबर था ना ये वाला नंबर, दिस इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो क्या रूल हुआ बताओ, अगर कोई भी नंबर आपको कितना भी बड़ा नंबर हो कितना भी छोटा नंबर हो, उसके सारे के सारे डिजिट्स को ऐड कर दो, यानी कि क्या निकाल लो, सम ऑफ डिजिट्स निकाल लो। अगर जो सम ऑफ डिजिट्स आए वो खुद नंबर 3 से डिवाइड होता है तब तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। अगर ये सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड नहीं होता तब ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 लेते हैं। अब हम मैं आपको ये लेता हूँ 3 4 1 5 3 और ये नंबर है मान लो। ठीक है, तो ये नंबर चेक करो कि क्या ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो हम क्या दिखाएंगे, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स सभी डिजिट्स को ऐड कर दो, 3 + 4 + 1 + 5 + 3 कितना आ गया बताओ, 3 + 4 7 8, 8 और 5 कितना होता है 13, 13 और 3 कितना होता है 16। अब आप खुद बता दो क्या 16 3 के टेबल में आता है? बिल्कुल नहीं आता। 3 5 जा कितना होता है 15 और 3 6 जा कितना होता है 18, तो 16 तो नहीं आता। विच इज 16 आ गया, 16 के बारे में कह रहा हूं मैं, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3। 16 तो 3 से डिवाइड नहीं होता, सो हम कह देंगे जो ये वाला नंबर है ना 3 4 1 5 3 इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3। कहने का मतलब यही है, अगर सम ऑफ डिजिट्स खुद 3 से डिवाइड होगा तो वो नंबर भी होगा डिवाइड। अगर सम ऑफ डिजिट्स डिवाइड नहीं होगा 3 से तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। समझ गया आप बात? तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल तो क्या है, आई थिंक सबसे आसान है कि सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड होगा। मैं लिख देता हूँ रूल भी, रूल लिख देता हूँ मैं। रूल क्या है, इफ द सम ऑफ डिजिट्स is divisible by 3, then the number is also divisible by 3। यानी मैंने क्या लिखा, अगर सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड होगा तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। एंड ये भी लिख लो, इफ द sum of digits is not divisible by 3, then the number is also not divisible by 3। दोनों चीजें मैंने लिख दी। अगर सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड होगा तो नंबर भी होगा, सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड नहीं होगा तो नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, सम ऑफ डिजिट्स निकालना। बस सम ऑफ डिजिट्स के ऊपर सारा खेल है। सम ऑफ डिजिट्स निकाल लेना, अगर वो 3 से डिवाइड हो गया तो नंबर भी हो जाएगा, अगर सम ऑफ डिजिट्स नहीं हुआ तो नंबर भी नहीं होगा। ठीक है, एक इसी के अंदर जो है वो सेकंड टाइप का क्वेश्चन आता है, टाइप 2 क्वेश्चंस। यानी कि आपको ये डिविजिबिलिटी टेस्ट के अंदर और 3 से डिविजिबल बाय कोई नंबर है या नहीं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पेपर में ऐसा पूछा जाता है, इफ द नंबर मैं एक नंबर लिखता हूं 1 1 2 5 और मान लो 2 लिख दिया हमने और यहां पे मैंने लिख दिया x। इफ द नंबर दिस इज completely divisible by 3, then find the values of x। हमारे से ये कह रहा है कि ये एक नंबर लिख दिया इसने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये मान लो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये नंबर कहता है 3 से डिवाइड होता है, x क्या है यहाँ पे, x भी एक डिजिट है। देखो मैथ्स में डिजिट कितने होते हैं पहले तो ये जान लो,
टोटल डिजिट्स, मैथ में टोटल डिजिट्स कितने होते हैं 10। जैसे इंग्लिश आप कितने भी बड़े हो जाना, सिर्फ अल्फ़ाबेट तो कितने होते हैं 26 ही होते हैं ना, ABCD वाले। तो जितने भी आप इंग्लिश में वर्ड्स लिखते हो, सेंटेंस लिखते हो, कोई पैराग्राफ लिखते हो, उसमें 26 अल्फ़ाबेट से बाहर तो नहीं लिखते कोई भी। ऐसे ही मैथ में कितना भी बड़ा आप नंबर लिखोगे, सिर्फ 10 डिजिट्स का यूज करोगे। कौन कौन से? जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो भी एक डिजिट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 क्या होते हैं? डिजिट्स होते हैं मैथ में, ठीक है। इनसे बाहर कोई भी नंबर नहीं बनता। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या, कि ये नंबर है, यहाँ पे x क्या है? कोई ना कोई डिजिट है। जैसे x2 भी हो सकता है, x3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये नंबर 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए। बताओ x की जगह क्या लिखें? यानी कि एक्सपेरिमेंट करना है आपने कि x की जगह आप क्या लिखो कि ये नंबर जो है ना वो पूरा पूरा 3 से डिवाइड हो जाए। तो पता है क्या करोगे? मैं आपको करके बताता हूँ। पहले क्या लिखेंगे हम? सम ऑफ डिजिट्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सम ऑफ डिजिट्स। लिखो पहले 1 + 2 + 5 + 2 और प्लस ये x है ना, इसको भी लिख दो साथ में, क्योंकि x भी क्या है? एक डिजिट है। 1 + 2 कितना होता है? 3। 3 + 5 कितना होता है? 8। 8 + 2 कितना होता है? 10। बस। अब कई बच्चे इसको ना 10x लिख देते हैं। 10x नहीं होगा, 10 + x होगा, ठीक है। यानी कि इनका सम कितना आ गया? नंबर्स नंबर्स का 10, और x तो साथ में ऐसे का ऐसे चलता रहेगा। अब आपको खुद दिमाग लगाना है कि ये नंबर 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो मैं x को क्या लिखूं? अब कोई बच्चे ने दिमाग लगाया कि सर कोई नंबर 3 से तभी डिवाइड होता है जब ये जो समा है ना अपना, सम ऑफ डिजिट्स, ये खुद 3 से डिवाइड हो। तो इसका मतलब x की जगह हम क्या लिखें बताओ? डिजिट ये होते हैं, आप इसमें से छांट लो। क्या 0 लिख सकते हैं? अगर आप x की जगह 0 लिखोगे तो ये होएगा 10 + 0। 10 + 0 तो 10 होता है। 10 तो 3 से डिवाइड नहीं होता, तो 1 भी नहीं लिख सकते, 2 लिख सकते हैं, है ना। क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2। क्यों? देखो 10 + x, x की जगह अगर हम 2 लिख दें तो ये क्या बन जाएगा? 12, और 12 तो 3 से डिवाइड होता है, विच इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। सो x की जगह हम क्या लिख दें? 2 लिख दें। x की जगह 2 लिख दें और हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। लेकिन एक बच्चा, दूसरा बच्चा खड़ा हुआ और उसने कहा सर मैं आपको एक और नंबर बताता हूँ, आप है ना 5 लिख दो। x की जगह 5 लिख दो, तब भी काम बन जाएगा। क्यों? 10 + x, x की जगह 5 लिखेंगे तो कितना आ गया? 15, और 15 भी 3 से डिवाइड होता है। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात हुई, सिर्फ 2 ही हमारा एक सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि 5 भी लिख सकते हैं। फिर एक और बच्चा आया, उसने कहा सर ऐसा करो आप 8 लिख दो। 8 लिखोगे ना तब भी हो जाएगा। उसने कहा कि 10 + 8 18 आएगा, और 18 भी क्या होता है? 3 से डिवाइड होता है। 3 6 18 होता है। तो अब मेरे दिमाग में आई कि x की ऐसी एक वैल्यू पॉसिबल नहीं है, बल्कि 3 वैल्यू पॉसिबल है। आप 2 भी लिख सकते हो, आप 5 भी लिख सकते हो, आप 8 भी लिख सकते हो, है ना। सो आल्सो हम लिख सकते हैं x = 2, x = 5, x = 8। हमारे ये 3 आंसर पॉसिबल है। समझ गए आप कितने आंसर पॉसिबल है? 3 आंसर पॉसिबल है। आप कैसे करोगे? पहला नंबर पता कर लो 2, उसके बाद 3 ऐड करते जाओ। 2 में 3 ऐड करो 5, 5 में 3 ऐड करो 8, ठीक है। ये अब कोई बच्चा सोचेगा सर फिर तो 8 में 3 ऐड करे 11, लेकिन 11 कोई डिजिट थोड़े होता है। यहाँ पे x एक डिजिट है। डिजिट होते हैं सिर्फ 0 से लेके 9 तक। 11 तो एक नंबर है, वो डिजिट नहीं है, वो 1 और 1 का यूज करके बना है। तो x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है बताओ? सो 3 वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल। और ये पता लग गया कि 3 वैल्यू क्यों पॉसिबल है। आप कहोगे जी बिल्कुल पता लग गया, क्योंकि हम x को अगर 2 लिखेंगे तब भी नंबर 3 से डिवाइड होगा, x को अगर 5 लिख देंगे तब भी हो जाएगा, x को अगर 8 लिख देंगे तब भी डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो ये तीनों की तीनों वैल्यू पॉसिबल है। इस क्वेश्चन का आंसर ये, अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो जैसे मैंने सोल्व किया है वैसे आपको सोल्व करना है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी बच्चे को आसानी से सोल्व कर देगा। ये था आपका 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब हम करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 9। जैसे 3 का था ना टेस्ट, वैसे ही सेम एज इट इज किसका है? 9 का है। बस 3 और 9 में क्या डिफरेंस है? इसमें भी आप क्या निकालोगे? सम ऑफ डिजिट्स निकालो। सम ऑफ डिजिट्स बार बार लिखने के बजाय मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, SOD, सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है।
लेकिन एग्जाम में आपको फुल फॉर्म ही लिखनी है। हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे, फाइंड सम ऑफ डिजिट्स। अगर ये सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिवाइड होगा, 3 का टेस्ट क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड होना चाहिए। 9 में क्या होगा, ये सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिवाइड होना चाहिए। इफ सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, ये अगर 9 से डिवाइड होगा, देन द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। समझ रहे हो आप मेरी बात? अगर सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिवाइड होगा तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। एंड एक चीज और लिखो, इफ सम ऑफ डिजिट्स इज नॉट डिविजिबल बाय 9, इज नॉट डिविजिबल बाय 9, देन द नंबर इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 9। मैंने आपको बताया था ना कि 3 का और 9 का दोनों का डिविजिबिलिटी टेस्ट बिल्कुल सेम होता है। हमें क्या निकालना है, दोनों में ही सम ऑफ डिजिट्स निकालना है। अगर सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड होगा तो वो नंबर भी डिवाइड होगा, अगर सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड नहीं होगा तो वो नंबर भी नहीं होगा। ऐसे ही 9 का, अगर सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिवाइड होगा तो वो नंबर भी हो जाएगा, और अगर सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिवाइड नहीं होगा तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एग्जाम्पल मैंने मान लो आपको दे दिया 3, 6, 9 और मान लो 2, 3 और 4, इतना बड़ा नंबर मैंने आपको दे दिया, और बताओ कि ये नंबर 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो हम निकालते हैं क्या, सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स निकालो, 3 + 6 + 9 + 2 + 3 + 4। आपको ऐड तो करना आना ही चाहिए इनको। 3 + 9 की 3 + 6 कितना होता है 9, और 9 और 9 कितना होता है 18, 18 तो हो गया। 2 + 3 5, 5 + 4 कितना होता है 9, 18 + 9 कितना होता है 27। अब आप बता दो क्या 27 9 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। 9 3 जा कितना होता है 27, विच इज डिविजिबल बाय 9। ये तो 9 से डिवाइड होता है, सो हम लिखेंगे 3, 6, 9, 2, 3, 4, जो ये वाला नंबर नहीं इतना बड़ा, इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। तो अब ज़्यादा करवाने की मेरे को ज़रूरत नहीं है, सबका एक ही तरीका है कि आपको सम ऑफ डिजिट्स निकालना है। अगर वो डिवाइड होगा 9 से तो नंबर भी होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा नंबर भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो जो एग्जाम में आएगा, वही उसी तरीके से x की वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन। इफ द नंबर, पेपर में ये क्वेश्चन आएगा, इफ द नंबर 3x 4 5 2 is divisible by 9, then find all the values of x। x की जितनी वैल्यू पॉसिबल है, जैसे पिछले क्वेश्चन में x की कितनी वैल्यू पॉसिबल थी बताओ मेरे को, 3। कौन कौन सी, 2, 5 और 8। इसी तरह से इसमें भी फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ x कहता है, x की जितनी वैल्यू पॉसिबल होना वो सारी की सारी बताओ हमारे को। तो बता देंगे, क्या निकालेंगे पहले बताओ, सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स, देखो x को सबसे बाद में ऐड किया करो, पहले डिजिट डिजिट को ऐड करो। 3 + में 4 + में 5 + में 2 + में x, ये हो गया। कितना हो गया देखो सम ऑफ डिजिट्स, 3 + 4 कितना होता है 7, 12, 12 + 2 कितना होता है 14, 14 + x आ गया। अब आप मेरे को खुद बता दो कि x की जगह मैं क्या लिखूं कि जो ये नंबर आएगा ऐड करने के बाद वो 9 से डिवाइड हो जाए। देखो 9 1 जा कितना होता है 9, 9 2 जा कितना होता है 18, 9 3 जा कितना होता है 27। आप ये बताओ मेरे को, 14 तो है ही अपने पास, अगर x की जगह मैं 4 और लिख दूं तो कितना बन जाएगा 18 बन जाएगा ना। तो यानी कि x की जगह क्या पुट करना चाहिए, x की जगह क्या पुट करोगे बच्चों 4। अगर 4 पुट करोगे तो बताओ ये 14 + 4 18 हो जाएगा, और 18 तो डिवाइड होता है विच इज डिविजिबल बाय 9। सो x की जगह हम क्या पुट करेंगे 4, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अब एक बच्चे के मन में डाउट आए कि सर क्या इसके भी 3 या 2 आंसर पॉसिबल हो सकते हैं क्या, डिजिट कौन से हो सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डिजिट्स कौन से होते हैं, सिर्फ यही होते हैं। हमारा नंबर क्या था 14 + x था, और x की जगह हमने सबसे छोटा नंबर क्या पुट किया 4। आप ये बताओ मेरे को,
x को हमने 4 पुट किया तो ये नंबर 9 से डिवाइड हो गया। अब और पुट करके देख लो, आप खुद ही आपकी आंखों के सामने है। अगर आप x की जगह 5 पुट करना चाहो तो बताओ क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। x की जगह अगर आप 6 पुट कर दोगे तो क्या ये नंबर होगा? ये भी नहीं होगा। 7 पुट कर दोगे तो होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि 21 आ जाएगा। यानी कि एक एक बढ़ाते जाओगे तो फिर डिवाइड कहाँ होगा, है ना। x की जगह आप 9 भी पुट कर दोगे तो 23 आएगा, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब सिर्फ एक ही आंसर पॉसिबल है, कौन सा? x इज इक्वल टू 4। दूसरा आंसर कब पॉसिबल होता है? जब वो नंबर 4 से 9 बड़ा होता है, और 4 से 9 बड़ा तो कितना होता है? 13। लेकिन 13 तो कोई डिजिट होता ही नहीं है, 13 तो कोई डिजिट होता ही नहीं है। तो ये आपके जो है ना क्वेश्चन थे, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब हम करते हैं आपकी टेक्स्ट बुक के जो एग्जाम्पल्स है और अनसोल्ड क्वेश्चन है। देखो आपका एग्जाम्पल नंबर 4, पहले 3 एग्जाम्पल जो है ना फर्स्ट एक्सरसाइज के हैं। फोर्थ एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ दिस नंबर बाय 9, यानी कि हमारे को चेक करना है कि क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा। तो हम तो क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे बस। सम ऑफ डिजिट्स निकाल लो, कितना आएगा बताओ, सबको ऐड कर लो। 2 + 1 + 4 + 3 + 6 + 5 + 8 + 7। एडिंग में, एडिशन में कोई गलती नहीं करनी, ठीक है। ये कितना हो गया? 3, 3 + 4 7, 7 + 3 10, ये कितना हो गया? 16। बस थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर लो, ठीक है। 5 और 8 कितना होता है? 13, 13 और 7 कितना होता है? 20, 16 और 20 कितना हो गया? 36। अब बताओ क्या 36 9 की टेबल में आता है? सारे बच्चे कहेंगे सर बिल्कुल आता है, 9 4 होता है ना। तो 36 के आगे एरो लगा के लिखो विच इज डिविजिबल बाय 9। मैंने कहा था ना, अगर ये सम 9 से डिवाइड होगा तो नंबर भी, सो 2 1 4 3 6 5 8 7 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। और यही हमारे क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। चेक करना था अपने को। चेक करने का मतलब होता है सिर्फ देखना है कि 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो डिवाइड करके नहीं देखेंगे, रूल से देखेंगे, ठीक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट से देखेंगे। सेम क्वेश्चन यही है आपका। चेक करना है कि ये नंबर डिवाइड होगा 9 से या नहीं। तो हम क्या लिखेंगे? सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे। देखो कितना आ गया? 1 + 5 + 2 + 8 + 7 + 5। इस नंबर के जितने भी डिजिट्स है उसको मैंने ऐड किया है, ठीक है। कितना आ गया? देखो 6, 6 और 2 कितना होता है? 8, 8 2 जा कितना हो गया? 16। और ये 7 + 5 कितना होता है? 12। और 16 और 12 कितना होता है? 28। बताओ क्या 28 9 की टेबल में आता है? बिल्कुल भी नहीं आता। 9 1 जा 9 2 जा 9 3 जा 27 होता है, और 9 4 जा 36 होता है। तो 28 तो कहीं नहीं आएगा। विच इज नॉट डिविजिबल बाय 9, 9 से नहीं होता डिवाइड। सो हम लिखेंगे 152875 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 9। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है। अब देख लो आपको क्या करना है, डिविजिबिलिटी चेक करनी है इन सब की। किससे? 9 से। मैं चेक करके नहीं बता रहा, एक क्वेश्चन बता देता हूँ। चलो आपको 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है इसकी। तो कैसे चेक करते हैं बताओ? सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे। सम ऑफ डिजिट्स कितना आ गया? 1 + 0 + 8, 9 आ गया। क्या 9 9 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। 9 1 जा 9 होता है। विच इज डिविजिबल बाय 9, ये तो होता है 9 से डिवाइड। सो हम लिख देंगे 108 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। सारे क्वेश्चन, पांचों क्वेश्चन का आपको ये एक तरीका लगाना है। अगर ये नंबर सम ऑफ डिजिट्स निकाल लेना, अगर वो 9 से डिवाइड होगा तो ये सारे नंबर होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, ठीक है। ये पांचों क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 6, ये कहता है इफ द 3 डिजिट नंबर दिस, ये एक नंबर है 3 डिजिट का, ये 9 से डिवाइड होता है तो बताओ x क्या होगा। किया था ना हमने ऐसा ऐसा क्वेश्चन। तो करते हैं दोबारा। 2 4 और x। पहले क्या लिखेंगे हम? सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स बताओ कितना आएगा? 2 प्लस में 4 प्लस में x। 2 + में 4 + x, 2 + 4 कितना होता है? 6, प्लस में क्या होगा? x। अब आप बताओ डिजिट कौन कौन से होते हैं? आप है ना रफ में डिजिट लिख लिया करो, ये ताकि मिस्टेक ना हो आपसे। ये होते हैं सारे के सारे डिजिट्स, ऑल डिजिट्स आर, ये होते हैं ना। अब आप मेरे को ये बता दो कि x की जगह मैं क्या लिखूं कि 6 में ऐड करने पर वो नंबर 9 से डिवाइड हो जाए। कोई भी बच्चा बता देगा सर 3 लिख दो, क्योंकि 6 + 3 कितना होता है? 9। पुट कर दो आप x की जगह कितना? 3।
x की जगह 3 पुट करोगे तो 6 प्लस में 3 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 9, विच इज डिविजिबल बाय 9, विच इज डिविजिबल बाय 9। सो हम क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू 3, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि क्या सर x का ये एक ही आंसर पॉसिबल है क्या? मैं कहता हूँ बिल्कुल एक ही पॉसिबल है, क्योंकि अगला अगर कोई डिजिट होगा तो वो इससे 9 बड़ा होना चाहिए, है ना, क्योंकि 9 की टेबल में 9 तो आ गया, अगला नंबर क्या आएगा 18, तो 6 में 12 ऐड करोगे तभी तो 18 आएगा, लेकिन 12 कहीं है इसमें, कहीं नहीं है ना, तो एक ही आंसर इसका पॉसिबल है। ठीक है, खत्म क्वेश्चन। 7th एग्जाम्पल देखो, आपको चेक करना है इसकी डिविजिबिलिटी किससे 3 से, तो 3 से करो या 9 से करो, दोनों का रूल तो एक ही होता है। क्या रूल होता है? सम ऑफ डिजिट्स निकालते हैं। ठीक है, 3 को नहीं करना, सिर्फ इस नंबर के डिजिट्स। 2 प्लस में 1 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 7 निकाल लो, कितना हो गया 3। 3 प्लस 7, 3 प्लस 4 कितना होता है 7, 7 और 6 कितना होता है 13, 5 और 8 कितना होता है 13, 13 प्लस 7 कितना हो गया आपका 20, 20 प्लस 13 कितना होता है 33। अच्छा 33 क्या 3 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है, 11 3 जो है ना, 3 से डिवाइड करोगे हो जाएगा। विच इज डिविजिबल बाय 3, अगर 3 से चेक कर रहे हो तो 3 से ही डिवाइड होना चाहिए, 9 से नहीं। सो हम लिखेंगे ये जो नंबर है ना इतना बड़ा, ये इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। बस चेक करना था अपने को, ऐसे ही ये करना है। ठीक है, मैं करवा नहीं रहा, आपको सिंपल इसी तरह से चेक करना है। अब हम करते हैं, ये भी आपको डिविजिबल चेक करना है किससे 3 से। अब हम करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ये आपकी है एक्सरसाइज 16.2 एक्सरसाइज। देखो इसमें कहता है फर्स्ट क्वेश्चन में कि ये नंबर है एक 21y5 इज ए मल्टीपल ऑफ 9। देखो इसको 9 का मल्टीपल कह लो, या ये कह लो कि ये नंबर 9 से डिवाइड होता है, या फिर स्टेटमेंट ऐसे भी आ सकती है इफ 21y5 इज डिविजिबल बाय 9। एक ही बात है भाई, 9 के जो मल्टीपल होते हैं 9 1 जा 9 2 जा 9 3 जा 9 4 जा, ये वाले जो नंबर होते हैं यही तो 9 से डिवाइड होते हैं ना, तो मल्टीपल ऑफ 9 कह लो या 9 से डिविजिबल है ये कह लो, एक ही बात है। ठीक है, y क्या है यहाँ पे एक डिजिट है, और डिजिट क्या होते हैं आपको पता है सबको, 0 से लेके 9 तक होते हैं, यानी कि y भी इनमें से ही कुछ ना कुछ है, या तो 0 होगा या 1 होगा या 2, इनमें से कोई ना कोई एक डिजिट है। तो बताओ कहता है y क्या होगा, तो निकालते हैं आप सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे। पहले सम ऑफ डिजिट, पहले डिजिट को ऐड कर लो, 2 प्लस 1 प्लस 5 और y को क्या लिख दो सबसे लास्ट में, ये कितना हो गया 3, 3 प्लस 5 कितना होता है 8। अच्छा अब मेरे को बताओ y की जगह क्या लिखूं, कोई भी बच्चा बता देगा इजीली, सर y की जगह 1 लिख दो, क्योंकि 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9, तो क्या लिखोगे पुट y इज इक्वल टू 1, तो 8 प्लस y कितना बन जाएगा अपना 8 प्लस 1 यानी कि 9 बन गया। 9 तो 9 से डिवाइड होता है, विच इज डिविजिबल बाय 9, सो हमारा y का आंसर कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब कोई बच्चा पूछेगा सर क्या एक ही आंसर पॉसिबल है क्या? मैं कहता हूँ हाँ एक ही आंसर पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अगला जो 9 का मल्टीपल होता है वो कितना होता है 18 होता है ना, 9 2 जा 18, तो y की जगह कितना लिखना पड़ेगा 10, लेकिन क्या 10 इसमें है? बिल्कुल भी नहीं है। डिजिट तो 0 से लेकर 9 तक होते हैं, तो y की वैल्यू या तो 0 आएगी या 1 आएगी या 2 आएगी या 9 आएगी, इनमें से कुछ ना कुछ आएगी। ठीक है, तो y का आंसर कितना आएगा, सिर्फ एक ही आएगा 1। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज़्यादा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है अभी मैं बताऊंगा। ये नंबर कहता है मल्टीपल है 9 का, क्वेश्चन बिल्कुल पहले क्वेश्चन जैसा है, z क्या है कोई ना कोई एक डिजिट है, तो z की वैल्यू बताओ। क्वेश्चन बिल्कुल सेम पहले क्वेश्चन जैसे है, चेंज क्या होगा वो मैं बताता हूँ। सम ऑफ डिजिट्स लिख लो, सम ऑफ डिजिट्स कितना आएगा बताओ 3 1 और सॉरी 3 के साथ प्लस लगाओ, 3 प्लस 1 प्लस 5 और प्लस में z। अच्छा डिजिट्स कौन कौन से होते हैं वे भी लिख लिया करो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये होते हैं। 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, 4 प्लस 5 कितना हो गया 9। अब यहाँ पे आप मेरे को दिमाग लगा के बताओ कि z की जगह क्या लिखूं मैं। एक बच्चा दिमाग लगाया, बच्चे ने कहा सर z की जगह 0 लिख दो,
क्यों? क्योंकि जीरो भी तो एक डिजिट होता है ना, तो 9 प्लस जीरो कितना हो जाएगा? 9, और 9 तो डिवाइड हो जाएगा। लेकिन एक बच्चे ने कहा कि सर 9 भी लिख सकते हैं जेड की जगह, क्योंकि मैंने कहा था ना 9 का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो 9 में 9 और ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा? 18, और बात बन गई। अब की बार जेड की दो वैल्यू आएगी, एक जीरो आएगी और एक क्या आएगी? 9 आएगी। तो हम क्या लिखेंगे? पुट जेड इज इक्वल टू जीरो। जेड को जीरो पुट करोगे तो 9 प्लस जीरो बन जाएगा। 9 प्लस जीरो तो कितना होता है? 9 होता है, विच इज डिविजिबल बाय 9। अच्छा, एक चीज और पुट कर सकते हैं आप, जेड की जगह क्या पुट कर सकते हैं? 9 भी पुट कर सकते हैं। 9 पुट करोगे तो 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 18। 18 भी डिवाइड होता है 9 से। सो जेड के दो आंसर आ गए, 0 एंड 9। जेड के कितने आंसर आएंगे बच्चों इस क्वेश्चन में? एक 0 और एक 9, यानी कि और भी लिख सकते हैं। 0 एंड की बजाय क्या यूज करो? और। इसका मतलब है कि जेड को चाहे आप 0 लिख दो चाहे 9 लिख दो। इसका मतलब ये है, एक्स्ट्रा काम कर रहा हूं मैं, ये पेपर में नहीं करके दिखाना। ये जैसे 3 1 Z5 कोई नंबर था, मैं कहता हूं जेड की जगह 0 लिख दो या जेड की जगह 9 लिख दो। ये दोनों के दोनों जो नंबर है ना, बोथ दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9, ये कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। कि जेड की जगह चाहे आप 0 लिख दो चाहे आप कितना लिख दो बच्चों? 9 लिख दो, ठीक है। हो गया क्वेश्चन खत्म। थर्ड क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में कहता है ये जो है ना 3 का मल्टीपल है, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। यहाँ पे 9 नहीं है बल्कि कितना है? 3 है। तो लिख लो, नंबर लिख लो और क्या लिखो? सम ऑफ डिजिट्स। बता दो आप खुद ही, इसके डिजिट का सम कितना होता है? 2 प्लस 4 प्लस एक्स। 2 प्लस 4 कितना हो गया? 6। 6 प्लस में x। अब यहाँ पे क्या लिख लिया करो? ऊपर डिजिट्स लिख लिया करो। 0 से लेके और 9 तक डिजिट लिख लो। अब एक बच्चे ने बताया कि सर अपने को x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि जिससे ये सम 3 से डिवाइड हो जाए। अब की बार 9 से नहीं चेक करना, 3 से, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, तो 6 तो खुद ही बेचारा 3 से डिवाइड होता है, तो x को क्या लिख दो? यहाँ पे 0 लिख दें। आप कहोगे जी बिल्कुल 0 लिख दो, लेकिन अगर 3 से डिवाइड होता है तो फिर 3 के गैप पे सारे नंबर लिख दो, यानी कि 0 में 3 ऐड करो 3 पे पहुंच जाओगे, 3 में 3 ऐड करो 6, 6 में 3 ऐड करो 9, यानी कि ये चारों वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। क्योंकि देखो 6 में 0 ऐड करोगे 6 आएगा, 6 में 3 ऐड करोगे 9 आएगा, 6 में 6 ऐड करोगे 12 आएगा, 6 में 9 ऐड करोगे 15 आएगा। क्या ये चारों नंबर 3 से डिवाइड होते हैं? मैं कहता हूँ बिल्कुल होते हैं। तो फिर x की जगह ये किसने कह दिया कि सिर्फ हम 0 ही पुट कर सकते हैं? मैं कहता हूँ 3 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं और 9 भी कर सकते हैं। तो क्या करेंगे बताओ? पुट, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? पुट x इज इक्वल टू 0। 0 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, विच इज डिविजिबल बाय 3। अपने को 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। फिर लिखोगे आल्सो x इज इक्वल टू 0 की जगह 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। तो लास्ट में क्या लिखोगे आप? आंसर इज x इज इक्वल टू 0, 3, 6 और 9। ये 4 आंसर पॉसिबल है। कितनी वैल्यू पॉसिबल है x की बच्चों? 4। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल। सो हम लिख सकते हैं 4 वैल्यूज ऑफ x। ये 4 ही तो है, 1 2 3 4। 4 वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल। दे दिया हमने क्वेश्चन का आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ये नंबर आपका जो है ना 3 से डिवाइड होता है और कहता है व्हाट माइट बी द वैल्यूज ऑफ जेड। जेड की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? हिंदी में कोई बच्चा लिखना चाहता है तो लिख लो, जेड की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। और डिविजिबल किससे है ये? 3 से। मल्टीपल ऑफ 3 कह लो या 3 से डिवाइड होता है ये कह लो, एक ही बात है, ठीक है। सम ऑफ डिजिट्स लिखते हैं। सम ऑफ डिजिट्स 3 प्लस 1 प्लस 5 और जेड को लास्ट में लिखा करो, ठीक है। ये कितना हो गया बताओ? 4। 4 प्लस 5 कितना होता है? 9। अब आप ऊपर क्या लिख लिया करो? डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तो वही बात होगी, 9 तो खुद ही 3 से डिवाइड हो रहा है ना। तो फिर 0 पुट कर दो चाहे जेड को, चाहे 3 पुट कर दो, चाहे 6 पुट कर दो, चाहे 9। बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा हो गया ये। तो पुट करो जेड की जगह क्या? 0। तो 9 प्लस में 0, 9 आ गया। 9 डिवाइड होता है 3 से। अब के बाद 9 से चेक नहीं करना, 3 से चेक करना, ठीक है। विच इज डिविजिबल बाय
3 हम लिखेंगे आल्सो जेड क्या हो सकता है आपका 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है ना, सारे हो सकते हैं। सो आंसर क्या आ गया, जेड इज इक्वल टू 0, 3, 6 और 9। तो जेड की ये 4 वैल्यू पॉसिबल है, लास्ट में लिख भी दो। सो 4 वैल्यूज ऑफ जेड आर पॉसिबल। जेड की कितनी वैल्यू पॉसिबल है बच्चों, 4 वैल्यू पॉसिबल है। और आपसे ये पूछ ले कि लार्जेस्ट वैल्यू कितनी है जेड की, इसी क्वेश्चन में ये पूछ ले कि जेड की लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, तो आप देख लो इन चारों में से सबसे बड़ी कौन है, नो। और स्मॉलेस्ट पूछ ले तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ जेड वो कितनी है, 0। तो आंसर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको तैयार रहना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो ये थी अपनी एक्सरसाइज 16.2। आई थिंक बहुत आसान लगी होगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये पूरा चैप्टर कवर कर देंगे, 16.1 एक्सरसाइज हम खत्म कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर। गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 16 में लेक्चर नंबर 2, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक नंबर को कैसे कैसे लिखा जा सकता है। एक ही क्वेश्चन है बस आपके सिलेबस के अंदर, और वो हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए, हाउ टू राइट ए नंबर। देयर आर टू वेज देयर आर टू वेज टू राइट ए नंबर। ये छोटी क्लासों का क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा कि एक ही नंबर को हम दो तरीके से लिखे जा सकते हैं। एक नंबर को लिखने के दो तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं, उनकी फॉर्म का क्या क्या नाम होता है, मैं वो आपको लिखवा रहा हूँ। एक होती है जनरलाइज्ड फॉर्म, जनरलाइज्ड फॉर्म, और एक होती है यूजुअल फॉर्म, यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म का मतलब होता है जैसे एक छोटा बच्चा बचपन से नंबर को पढ़ता आया है, जैसे हम, आपको याद रह जाएगा यूजुअली, यूजुअली क्या होता है, प्राय, है ना। जैसे हम यूजुअली नंबर्स को पढ़ते हैं, जैसे हम यूजुअली नंबर्स को लिखते हैं, नंबर्स को लिखते हैं। जैसे आप नंबर्स को कैसे लिखते हो, 63 है, 76 है, 321 है, ऐसे ही लिखते हो आप नंबर्स को। और जो जनरलाइज्ड फॉर्म होती है वो मैं बताता हूँ कि उसको कैसे लिखते हैं। हाउ टू राइट ए नंबर, ये लिख लो आप, हाउ टू राइट ए नंबर इन जनरलाइज्ड फॉर्म। मैं बताऊंगा कि पेपर के अंदर क्वेश्चन कैसा आएगा आपका, और आपको कैसे उसका सॉल्यूशन करना है। पेपर में आपको लिखा आएगा, मैं एक क्वेश्चन लिख के बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो आप, राइट 23 इन जनरलाइज्ड फॉर्म, जनरलाइज्ड फॉर्म, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा एक नंबर का। तो आप देखो कैसे लिखोगे। जनरलाइज्ड फॉर्म का मतलब ये होता है, देखो बच्चों, 23 के अंदर आप मेरे को ये बता दो, ये जो 3 है इसको हम क्या बोलते हैं, वंस डिजिट बोलते हैं या यूनिट प्लेस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, वंस डिजिट। और इसको हम क्या बोलते हैं, टेंस डिजिट बोलते हैं। ये तो बचपन से आप सीखते आए हो, सेकंड थर्ड क्लास में सिखा दिया जाता है, वंस डिजिट और टेंस डिजिट। अब मतलब क्या होता है वंस डिजिट और टेंस डिजिट का, वंस डिजिट का मतलब होता है कि आप इस 3 को 1 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। टेंस डिजिट का मतलब होता है इस 2 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और इन दोनों को ऐड कर दो, तो आपका ये नंबर आ जाएगा 23। देखो कैसे, 3 1 जा कितना होता है 3, और 10 2 जा कितना होता है 20, 20 में 3 ऐड करेंगे, आ गया ना वापस से, देखो 3, ठीक है। तो वही 23 आ गया आपका। कहने का मतलब हम किसी भी नंबर को एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। ये क्या होती है, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। फोर्थ फिफ्थ क्लास के अंदर क्वेश्चन भी आता है ना कि नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म को ही जनरलाइज्ड फॉर्म बोल देते हैं। क्या होती है जनरलाइज्ड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसका सॉल्यूशन पेपर के अंदर कैसे लिखना है। ये तो मैंने आपको रफ करके दिखाया है, अब मैं आपको बताता हूँ सॉल्यूशन। नंबर क्या था 23। देखो 23 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 जो है ना, 2 जो नंबर, उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बीच में साइन क्या लगाएंगे, प्लस का। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। बस ये ही आपके इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। इतना सा आपको लिख के दिखाना है। एक सेकंड क्वेश्चन और देख लो, और समझ आ जाएगी आपको। पेपर में ये लिखा आएगा, राइट 45 इन जनरलाइज्ड फॉर्म। 45 को क्या लिखो आप, जनरलाइज्ड फॉर्म के अंदर लिखो या एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो। तो बताओ आप कैसे करोगे। आप लिखोगे 45 इज इक्वल टू
4 जो है ना, 4 ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है। 4 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 10 से, प्लस का साइन कर दो। 5 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 1 से। चाहे 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो और चाहे ना करो, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो चाहे इतना भी छोड़ सकते हैं हम आंसर, ठीक है, तो आप कर लोगे। अब मैं आपको एक नंबर दे देता हूँ 3 डिजिट का, ये तो 2 डिजिट के नंबर है। अब मैं लिखता हूँ राइट 324 इन जनरलाइज्ड फॉर्म। तरीका वही रहेगा, राइट 324 इन जनरलाइज्ड फॉर्म। आप मेरे को ये बताओ बस, 324 के अंदर तो 3 डिजिट है, इसको क्या बोलते हैं, वंस प्लेस, इसको बोलते हैं टेंस प्लेस, और इसको बोलते हैं क्या, हंड्रेड्स प्लेस, ऐसे ही तो बोलते हैं। यानी कि ये 3 नहीं है, ये 3 तो डिजिट है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है 3 की, आप बताओ मेरे को। 300 है, क्योंकि हंड्रेड्स प्लेस का मतलब क्या होता है, इसको 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। टेंस प्लेस का मतलब क्या होता है, इस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और वंस प्लेस का मतलब क्या होता है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि वैसा का वैसा लिखेंगे। तो देखो अब कैसे लिखोगे इसका सॉल्यूशन, 324 इज इक्वल टू 3 जो है ना, देखो वंस टेंस 100, आपको पता है 300 प्लेस पे है, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से, प्लस 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से, और 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बस यही आपके इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर आ जाएगा। तो लिख लोगे, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। किसी भी तरह के नंबर को आपको जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखना हो तो इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन आता है कैसे, यूजुअल फॉर्म के अंदर, हाउ टू राइट ए नंबर। अभी तक तो मैंने बताया कि आपको कहेगा कि 75 को जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखो। अब आएगा क्वेश्चन, हाउ टू राइट ए नंबर इन यूजुअल फॉर्म। अब क्वेश्चन आएगा कि किसी भी नंबर को हम यूजुअल फॉर्म के अंदर कैसे लिखते हैं। ये तो बहुत ही आसान है, आपको जनरलाइज्ड फॉर्म में नंबर गिवन होगा और कहेगा कि यूजुअल फॉर्म में लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट द नंबर। आपको एक नंबर ऐसे करके देता हूं मैं, 3 इंटू 10 और प्लस 5, और मैं कहता हूं इसको यूजुअल फॉर्म में लिखो। यूजुअल फॉर्म का मतलब होता है कि जैसे 23 होगा या 35 होगा या 53 होगा, इस तरह से ये नंबर क्या होगा वो बताओ मेरे को। तो आप पहले तो कॉपी कर लेना, ऐसे कैसे कॉपी कर लिया। ऊपर आप क्या लिखो, वंस डिजिट, यहाँ पे वंस लिखो, यहाँ पे क्या लिखो आप, टेंस लिखो, और हंड्रेड्स हो तो हंड्रेड्स भी लिखोगे, ठीक है। अब देखो 5 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है, तो वो आपका क्या आएगा, वंस के नीचे आएगा। 10 के साथ, 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 10, तो ये जो 3 है वो कहाँ पे आएगा, टेंस के नीचे आएगा। तो नंबर कितना आ गया बताओ, आपका नंबर इज इक्वल टू 35। ये नंबर कितना है बताओ, 35 है। देखो आप वेरिफिकेशन भी तो कर सकते हो। 35 क्या होता है, मैंने बताया था 3 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और 5 को 1 से, यानी कि ऐसे, और इसने ऐसे ही तो लिख रखा है ये। तो इसका आंसर कितना होना चाहिए बताओ, 35। जो नंबर अकेला है उसको 1 के नीचे लिख दो, जो 10 से मल्टीप्लाई है जो नंबर, उसको क्या लिख दो, 10 के नीचे लिख दो, बस यही आपको काम करना है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, आपको लिखाएगा राइट 7 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 9 इन यूजुअल फॉर्म। आपसे कहा जाएगा कि इस नंबर को क्या लिखो, यूजुअल फॉर्म के अंदर लिखो, तो लिख देना यूजुअल फॉर्म में। मैंने क्या बताया था, देखो 100 तक है ना, यहाँ क्या लिखो, वंस, यहाँ टेंस, और यहाँ क्या लिखो, हंड्रेड्स। प्लेस लिख दो ऊपर, प्लेस लिख के देखो ये क्या है, पहले ये 9 से स्टार्ट किया करो, यहाँ से लिख दो। फिर 10 मल्टीप्लाई हो रखा है किससे, 5 से, तो 5 को कहाँ लिखोगे, टेंस प्लेस के नीचे। 100 की मल्टीप्लाई है 7 से, तो 7 को कहाँ लिखोगे, हंड्रेड्स प्लेस के नीचे। लास्ट में लिख देना, सो नंबर इज इक्वल टू 759। ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो आई थिंक अब आप बहुत आसानी से लिख लोगे। अब एक क्वेश्चन मान लो आपका और देता हूं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 3 आपका एलजेब्रा में आ जाए, यानी कि एबीसीडी के अंदर आ जाए। पेपर में ये आएगा क्वेश्चन, राइट, मान लो मैं लिखता हूं a इंटू 100 प्लस b इंटू 10 और प्लस c इन यूजुअल फॉर्म, इन यूजुअल फॉर्म। तो इसके लिए भी वही तरीका है, मेथड में कोई चेंज नहीं आएगा। आप क्या लिखोगे, देखो 100 तक है ना, तो वंस, टेंस और 100 लिख दो। फिर उसके बाद क्या करोगे बताओ, 100 देखो पहले यहाँ से लिखना स्टार्ट किया करो, c लिख दो वंस के नीचे, b को कहाँ लिख दो, टेंस के नीचे, और a को कहाँ लिख दो, 100 के नीचे। लास्ट में क्या लिख दो, सो नंबर इज इक्वल टू ए बी सी। बस आपको ए बी सी लिखना है। जैसे एक बात बताओ, अगर आपके पास ऐसे आता कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 है, तो आप नंबर क्या लिखते हो, 159 लिखते हो ना।
कोई भी चेंज थोड़े करते हो। ऐसे ही यहाँ ए बी सी है तो नंबर क्या लिखोगे आप, ए बी सी। ए बी सी की जगह कुछ भी हो सकता है, 3, 5, 7 ऐसे, ठीक है। तो ये थे आपके नंबर्स को दो तरीके के लिखने के तरीके। अब हम करते हैं इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट आपको जनरलाइज्ड फॉर्म के अंदर लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट में कराता हूँ 25। 25 को क्या लिखोगे बताओ, 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से, और 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से, या फिर मल्टीप्लाई करो ही मत, आंसर आ गया। सेकंड पार्ट देखो 73, आप बता दो खुद ही 73 क्या है। 7 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से, और 3 को क्या लिखोगे, ऐसे का ऐसे लिखोगे। अब देखो इसका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, ये वाला 129, 129 लिख के अब आप बताओ मेरे को 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से, प्लस इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से, प्लस इस 9 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से, या फिर 9 का 9 लिख दो। अब देखो इसका फोर्थ पार्ट, ये वाला पार्ट 302, 302, 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे बताओ, 100 से, प्लस 0 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से, प्लस 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से, यानी कि 2 का 2 लिखोगे। अच्छा अब एक छोटी सी बात ध्यान रखो, 3 इंटू 100, आप ये बताओ 0 को तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो 0 ही रहता है ना, तो इसको ऐड करने का कोई फायदा है, क्योंकि ये तो 0 है, और 0 को ऐड करने से कोई मतलब ही नहीं है ना, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो इसको हटा ही दो। बस ये आप क्या लिख सकते हो आंसर, इसको क्या कर दो, इसको रिमूव कर दो। क्यों, क्योंकि ये 0 है, 0 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम इसको रिमूव कर देंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है राइट द फॉलोइंग इन यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म में लिखना है 10 इंटू 5 और प्लस में क्या है आपका 6। आप मेरे को बताओ, जब यूजुअल फॉर्म में लिखना होता है तो हम लिखते हैं यहाँ पे क्या, वंस, और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, टेंस लिखते हैं। अब देखो वंस के नीचे आप मेरे को बता दो क्या लिखोगे, 6 लिखोगे। टेंस के नीचे 10 के साथ जो मल्टीप्लाई हो रखा है नंबर कितना, 5, उसको क्या लिखोगे, 5। लास्ट में लिखेंगे हम सो नंबर इज इक्वल टू 56 आंसर। बस ये जो नंबर है ना, इसको ऐसे का ऐसे कॉपी करना है आपको। अब देखो इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में 100 डिजिट भी आ गया, 100 इंटू 7 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 8। यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ, वंस लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, टेंस, और फिर क्या लिखोगे, 100 डिजिट लिखोगे। अब बताओ यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 8 है वंस के नीचे, 10 के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है 1, तो 1 को टेंस के नीचे, 100 के साथ क्या मल्टीप्लिकेशन में है 7, तो इसको क्या लिखेंगे 7 के नीचे। सो नंबर इज, बिल्कुल आसान होता है लिखना, नंबर इज 718, आंसर आ गया अपना। थर्ड पार्ट देख लो, थर्ड पार्ट भी ऐसे ही है, ये मैंने आपको करवाया था ACB वाला। इसमें क्या लिखोगे आप देखो वंस, यहाँ पे क्या लिखोगे आप टेंस, और यहाँ पे क्या लिखोगे हंड्रेड्स। इसमें है ना बस चेंज कर रखे हैं, देखो B अकेला है तो इसको वंस के नीचे, 10 के साथ क्या मल्टीप्लाई है C। ध्यान रखना है हर एक क्वेश्चन का आंसर ABC नहीं होगा, 10 के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में होता है यानी कि टेंस प्लेस है तो टेंस प्लेस के नीचे C लिखेंगे, और वंस प्लेस 100 प्लेस के नीचे क्या लिखेंगे A। सो नंबर कितना आएगा अपना, नंबर इज इक्वल टू ACB। गलती से आप ABC मत लिख देना, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप ये बताओ एक नंबर है 123, एक नंबर है 132, दोनों इक्वल थोड़े है, इक्वल नहीं है ना, तो 123 को आप 123 ही लिखोगे, 132 नहीं लिख सकते। इसलिए ACB को ACB ही लिखना है, ABC नहीं लिख सकते, क्योंकि A की जगह हो सकता है आपका 2 हो, B की जगह 3 हो, और C की जगह मान लो 5 हो, तो ये नंबर कितना बनेगा बताना, A यानी कि 2, C यानी कि 5, और B यानी कि 3, और बच्चे ने लिख दिया इसको क्या ABC। ABC कितना है बताओ, फिर तो 235 लिख देगा बच्चा इस हिसाब से तो, लेकिन करेक्ट आंसर क्या है 253। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि चेंज नहीं करना, जो डिजिट जिस प्लेस के ऊपर है ना उसको उसी प्लेस के ऊपर रहने देना है, ठीक है। ACB अपना आंसर आएगा। तो ये था आपका एक छोटा सा लेक्चर जिसमें हमने सीखा कि नंबर्स को दो तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, एक जनरलाइज्ड फॉर्म में और एक यूजुअल फॉर्म में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम करेंगे चैप्टर 16 का लेक्चर नंबर 3, और आज ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, और इसमें जो 16.1 एक्सरसाइज है वो हम कंप्लीट करेंगे। इस एक्सरसाइज के लिए किस किस बात की आपको नॉलेज होनी चाहिए, उसके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ जो बिल्कुल आसान है। देखो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। पहला पॉइंट है
टोटल 10 डिजिट्स आर देयर। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि मैथ्स में टोटल कितने डिजिट होते हैं, 10 डिजिट होते हैं। कई बच्चे 9 समझ लेते हैं कि 1 से लेके 9, लेकिन जीरो भी तो एक डिजिट है ना। हम 10 नंबर लिखते हैं तो 10 के लिए हम जीरो का भी तो यूज करते हैं, तो जीरो भी क्या होता है, एक डिजिट होता है, और फिर 1 से लेके 9, लेकिन ये टोटल क्या होते हैं अपने 10 हो गए। तो ये 10 के 10 क्या कहलाते हैं, अपने डिजिट्स कहलाते हैं। यानी कि मैथ्स में आप कितना भी बड़ा नंबर लिखोगे ना, वो इन 10 डिजिट से मिलके ही बनेगा, इससे बाहर डिजिट कोई भी यूज नहीं हो सकता। फिर मैंने आपको सेकंड पॉइंट बताया है कि आफ्टर एडिंग ए डिजिट 3 टाइम्स, यानी एक डिजिट ऐसा है इन 10 में से जिसको हम 3 टाइम्स अगर ऐड करें, 3 बार ऐड करें, तो इट गिव्स द सेम डिजिट एट द एंड। यानी कि उसके लास्ट में जो एडिशन आएगा ना, अपना जो आंसर आएगा, उसके लास्ट में वही डिजिट आ जाएगा जिस डिजिट को हमने ऐड किया है। तो बता दो वो डिजिट कौन सा है। मैंने सब हिंदी में भी लिख दिया है कि किस डिजिट को 3 बार ऐड करने पर लास्ट में वही डिजिट आ जाएगा। अपना आंसर कितना आएगा, 5। यानी कि 5 को 3 बार ऐड करेंगे तो 5 3 जा कितना होता है, 15, और लास्ट में देखो क्या ऐड आ गया, 5 आ गया ना। हमने 5 को ही 3 बार ऐड किया था और लास्ट में कितना आ गया, 5 आ गया। एक और है ऐसा डिजिट, कौन सा, 0। 0 को तो आपको पता है कितनी भी बार ऐड करो क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0 है। फिर देखो मैंने सारे ऐड करके दिखा रखे हैं कि 1 को 3 बार ऐड करोगे तो 3 आएगा, यानी कि 1 नहीं आया ना। 2 को 3 टाइम्स ऐड करोगे, 2 3 जा 6, 2 तो नहीं आया। इस तरह से 0 और 5 दो ऐसे डिजिट है जिनको हम 3 बार ऐड करते हैं तो अपना वही डिजिट लास्ट में आ जाता है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट देखो, मैं कहता हूँ एक डिजिट को मैंने 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, तो बताओ ऐसे कौन से डिजिट है कि वही लास्ट के अंदर वो सेम डिजिट आ जाएगा। जैसे मान लो आप 0 इंटू 0 करते हो, लास्ट में 0 आ गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो, लास्ट में 1 आएगा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25, लास्ट में 5 आ गया ना। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते हो 36, लास्ट में कितना आ गया, 6 आ गया। ये इस तरीके से मैं बताना चाहता हूँ। तो ये 4 डिजिट ऐसे हैं जिनको अगर हम खुद के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसका यूनिट डिजिट आपका दोबारा से वही आ जाएगा। देखो मैंने सारे के सारे करके दिखाए हैं, एक्सप्लेन कर दिया। ये तो वो डिजिट है जिनको मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में वही डिजिट आ जाएगा आपका, है ना। 5 को मल्टीप्लाई करोगे, 6 को करोगे 6 से तो 36, यानी कि लास्ट डिजिट क्या आ गया दोबारा से 6। बाकी जो 6 डिजिट रह गए, ये तो कितने डिजिट है बताओ, ऐसे 4 डिजिट है। और बाकी डिजिट कितने रह गए, 6 रह गए, क्योंकि टोटल 10 डिजिट होते हैं। इनके साथ ऐसा नहीं होता, मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 4, 4 आया, 2 तो नहीं आया ना। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 9, 3 तो नहीं आया। इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें आपको लिख के दिखा दी कि कौन से डिजिट ऐसे हैं जिनको 2 बार मल्टीप्लाई करें तो उसका यूनिट डिजिट वही आ जाए जिस डिजिट को हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया था। ये छोटी छोटी बातें हैं। अब देखो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन, 3 एग्जाम्पल है आपके 16.1 एक्सरसाइज में और 10 अनसोल्ड क्वेश्चन है। तो 13 के 13 क्वेश्चन आज हम करेंगे। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है। कैसे पेपर में ये क्वेश्चन आएगा तो हम सोल्व करेंगे, मैं ये बताऊंगा आपको। आपको कहता है ये एडिशन का क्वेश्चन है, इसमें क्यू की वैल्यू बतानी है। मतलब कि क्यू की सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है इस क्वेश्चन के अंदर, वो आपको बतानी है। मतलब क्यू की जगह क्या लिखें कि इन दोनों नंबर को ऐड करने पर 501 आ जाए। आपको यहाँ से हिंट मिलेगा। देखो क्यू एक डिजिट है कोई भी, है ना। क्यू 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से कोई ना कोई क्या है, एक डिजिट है। कोई नालायक से नालायक बच्चा भी बता देगा। आप देख के बताओ क्या क्यू को आप 0 पुट कर सकते हो। अगर क्यू को 0 पुट करोगे तो आप सोचो, एक बार दोबारा लिख लो इसको, मैं दोबारा लिख रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ एक बच्चे ने क्यू को इरेज करके और इसकी जगह क्या लिख दिया बच्चों, 0 लिख दिया, मान लेते हैं। तो बताना 0 + 3 तो कितना होता है, 3 होता है, लेकिन यहाँ पे तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इस तरह से आप सोच सकते हो। क्या 1 लिखने से बात बन जाएगी, 1 लिखोगे तो 1 + 3 कितना होता है, 4। तो आप कहोगे सर ऐसा नहीं पॉसिबल है। मतलब कि ये 1 जो है ना वो 1 नहीं बना होगा, ये 11 बना होगा पक्का, है ना। 1 कैरी गया होगा। 11 कब बनता है, जब क्यू की जगह आप 8 लिखोगे। यानी कि यहाँ अगर कोई बच्चा 8 लिखेगा, 8 और 3 कितना होता है, 11 होता है। 11 का 1 हमने यहाँ पे लगा दिया, 1 कैरी यहाँ पे ले आए, है ना, तभी तो बात बनेगी। अब यहाँ पे भी फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, 8, क्योंकि क्यू जहाँ पे भी होगा ना पूरे क्वेश्चन में, उसकी जगह एक ही डिजिट लिख सकते हो आप। कौन सा, इस क्वेश्चन के हिसाब से 8 लिख सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बताओ, पुट क्यू इज इक्वल टू 8। 8 पुट करके देखना, क्या 8 पुट करने से इन दोनों नंबर्स को ऐड करने पे 501 आ रहा है, आ जाएगा ना। बिल्कुल देखो आ गया 501। तो हमारा आंसर कितना आ गया, आंसर
q इज इक्वल टू 8। क्यों आया q इज इक्वल टू 8? बिकॉज इट सेटिस्फाइज, आप बस इतना लिख देना, इट सेटिस्फाइज दिस एडिशन। ये जो एडिशन का क्वेश्चन है या ये जो एडिशन है q इज इक्वल टू 8 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि q को 8 पुट करने से ये एडिशन सही आ रहा है, इसलिए हमारा q का आंसर कितना होगा 8। अब कोई बच्चा सोचेगा कि क्या 8 के अलावा भी सर कोई आंसर हो सकता है क्या? मैं कहता हूँ नहीं, एक ही आंसर पॉसिबल है, कितना? 8। 8 पुट करोगे ना आप यहाँ पे q की जगह, तभी आपका आंसर सही आएगा। बाकी कुछ भी पुट करके देख लेना। q को जैसे आप 1 पुट करो, q को आप 1 पुट करो दोनों जगह, ठीक है, इन दोनों को जोड़ लेना, 501 नहीं आएगा। 2 पुट करके देख लेना, नहीं आएगा। 3 से भी नहीं आएगा, सिर्फ किससे आएगा? 8 से आएगा, ठीक है। आंसर आ गया अपना, यानी कि इन्हीं 9 डिजिट के अंदर से कोई ना कोई हमारा आंसर आएगा। बस पूरी एक्सरसाइज के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन है। तो आपको ये मैंने रफ काम करके दिखाया है, ये क्या है? रफ वर्क है, और ये आपको फेयर में करना है, ठीक है, इतना जो मैंने लिखा है यहाँ पे। अब देखो इसका सेकंड एग्जांपल, इसमें भी ये कहता है कि ए और बी फाइंड आउट करने हैं। देखो जो भी अल्फ़ाबेट है ना, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी, ये दोनों अपने को बताने हैं क्या क्या हो सकते हैं। और देखो ए जो भी होगा ना, अगर यहाँ पे आप 2 लिखोगे तो इधर भी 2 लिखना पड़ेगा, इधर भी 2 लिखना पड़ेगा, इधर भी 2, क्योंकि सारे क्या है, ये ए तो है। एक क्वेश्चन में ए की वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। ये नहीं है कि आप यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे 3 लिख दो, नहीं। अगर ये वाले ए को आप 2 लिखोगे तो ये ए को भी आपको 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे ए क्या है, सेम ही तो है, ठीक है। तो अब आप बता दो, मैंने एक कॉन्सेप्ट आज ही आपको बताया है कि किसी नंबर को 3 बार ऐड करने पर वही डिजिट आ जाए, है ना, तो वो डिजिट कितना होता है बताओ? A5 होता है ना, या तो 0 होता है। देखो 0 नहीं मानेंगे, क्योंकि 0 पुट करोगे तो फिर यहाँ पे 0 आएगा, तो इसको भी क्या लिखना पड़ेगा? 0, क्योंकि 0 पुट कर दोगे आप, बताओ, तो ये तो 0 ही होता है। तो इसका मतलब बी को भी क्या लिखना पड़ेगा? अपने को 0 लिखना पड़ेगा। तो ए और बी दोनों क्या आ जाएंगे? 0। तो किसी क्वेश्चन में अगर 2 ही डिजिट फाइंड करने हो ना आपको, ए और बी, तो इस चीज से हमेशा आपको बचने की कोशिश करनी है कि दोनों इक्वल ना आए, ठीक है। तो आप क्या कर दो, ए को 0 के अलावा फिर क्या होता है बताओ? 5 ही होता है, आज ही मैंने आपको बताया था। 5 को ऊपर 3 बार क्या करो? ऐड करो। नीचे कितना आएगा बताओ? नीचे अपनी मर्जी से नहीं लिखेंगे। 5 + 5 + 5 कितना होता है? 15 होता है। देखो ए की जगह तो कितना आ गया? 5 आ गया, है ना। ए की जगह तो कितना आ गया? 5। लेकिन आपसे बी भी पूछा है, बी देखना ये वाला है, और हमारा कितना है यहाँ पे? 1। ए इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू 1, हमारा इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर आएगा। जैसे मैंने करके दिखाया ना, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है, बस ये काम नहीं करना। ये सिर्फ मैं आपको रफ वर्क है आपका, ठीक है, ये एग्जाम में नहीं करना। ये आपका सारा का सारा क्या है? फेयर वर्क है, ये करना है आपको एग्जाम के अंदर। अब देखो इसका थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल में क्या कहता है? अब ये 2 क्वेश्चन तो क्या थे आपके? एडिशन के थे। अब क्वेश्चन क्या आ गया आपका? मल्टीप्लिकेशन का। कौन सा क्वेश्चन आ गया बच्चों? मल्टीप्लिकेशन का। अब आपको बड़ा ध्यान से सोचना पड़ेगा कि इसके अंदर हम जो है ना क्या करें। देखो मैं पहले रफ में करके दिखाता हूँ आपको। पहले क्या करता हूँ मैं? रफ वर्क। इन क्वेश्चंस के लिए रफ वर्क आपको काफी करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो क्या है? PAB3 और 57A, PAB3 और आंसर कितना है इसका? 57A, और इन दोनों की क्या की गई है? मल्टीप्लिकेशन की गई है। आप खुद सोचो, यहाँ पे देखो, सोचना कैसे मैं वो बता रहा हूँ। यहाँ पे A है ना, और यहाँ पे भी क्या है? A है। मतलब कि आप A को कोई ऐसा नंबर पुट करो जिसकी 3 से हम क्या करेंगे? देखो मल्टीप्लाई भी करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो यूनिट डिजिट वही आ जाए जो आपने यहाँ पे पुट किया है। जैसे मान लो लेट ए को किसी बच्चे ने गलती से 1 पुट कर दिया, कर भी दिया, मान लेते हैं। ए को मेरे को बताना, आप 1 पुट करोगे यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे क्या 1 आएगा भाई? 1 3 जा तो कितना होता है? 3। लेकिन ये ए और ये ए तो सेम ही है ना, तो ऊपर अगर 1 है तो यहाँ पे भी कितना आना चाहिए? 1। ये तो नहीं आया, तो यानी कि नहीं कर सकते। आप मान लो किसी बच्चे ने ए को कितना पुट कर दिया? 2 पुट कर दिया। करें, पुट कर करके देखे जाओ, मैं कहता हूँ रटना नहीं है कुछ भी, ठीक है। ए को किसी बच्चे ने क्या पुट कर दिया? 2 पुट कर दिया। तो मैं इस ए की जगह क्या लिख के दिखा रहा हूँ आपको? 2 लिख के दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे तो 3 है ही। बताना आप मेरे को, 2 3 जा तो कितना होता है? 6। लेकिन ये डिजिट और ये डिजिट तो क्या होने चाहिए? सेम, क्योंकि यहाँ पे सेम ही तो है, ये ए और ए है ना, तो इसका मतलब 2 भी नहीं पुट कर सकते। लेट कर लो, आप ए को कितना पुट कर दो? 3। आपको देखो 2-3 बार पुट करोगे ना, आपको आइडिया हो जाएगा। 3 पुट करोगे तो देखो ऊपर 3, नीचे भी 3, 3 3 जा तो कितना होता है? 9। ये और ये सेम,
नहीं आया सेम, है ना, तो यानी कि 3 भी नहीं पुट कर सकते। लेट कर लो ए को कितना पुट कर लो 4, देखना ऊपर 4 पुट करोगे, नीचे तो 3 फिक्स है, 4 3 जा तो 12 होता है, लेकिन आना तो ये और ये डिजिट सेम चाहिए, नहीं आया सेम, तो यानी कि 4 भी नहीं पुट कर सकते। आप लेट कर लो ए को कितना पुट कर दो 5, देखना 5 पुट करने से कुछ बात बनेगी, बी यहाँ पे 5 पुट करोगे, यहाँ पे नीचे 5 3 जा कितना होता है 15, देखो आ गया ना 5, तो यानी कि 5 पुट करने से अपना क्या बन रहा है 5 बन रहा है, बन सकता है, मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है 5 आ गया। एक तो ए को हम 5 पुट कर सकते हैं, बाकी कोई भी डिजिट नहीं पुट कर सकते, हाँ जीरो जरूर पुट कर सकते हैं। ए को क्या पुट कर दो 0, क्योंकि 0 पुट करोगे तो 3 0 जा 0 होता है, तो बात बन जाएगी, है ना, क्या होता है बच्चों 0 होता है, तो या तो हम ए को 5 पुट करेंगे और या फिर क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे, दो पॉसिबिलिटी है, लेकिन साथ में बी भी तो है ना, बी भी साथ में बैठा हुआ है, तो बी को भी देखना पड़ेगा कि अब क्या पुट करें। एक ही आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, या तो ए 5 आएगा या ए क्या आएगा 0। अब 5 आएगा कि 0 आएगा, अब मैं आपको पुट करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब जैसे मान लो ये थर्ड एग्जाम्पल था ना आपका, ये वाला 5 7 और ये ए, ये कितना है आपका, देखो बी और ए को कितना पुट कर रहा हूँ, एक बार मैं 5 पुट कर रहा हूँ, ठीक है, और नीचे तो कितना है 5 7 और ए को 5 पुट किया है अपने को। अब बस आपको है ना ये सोचना है कि आप बी की जगह, देखो दोनों जगह बी है, बी की जगह क्या पुट करोगे, बहुत आसानी से सोच सकते हो। किसी बच्चे ने पहले सोचा कि सर बी को मैं 1 मान लेता हूँ, तो मैं कहता हूँ यहाँ 1 है तो यहाँ पे भी कितना होगा 1, क्योंकि दोनों जगह बी है, ये 5 और ये 3, दोनों की मल्टीप्लीकेशन क्या 575 आती है, कोई बच्चा कहेगा सर बिल्कुल नहीं आती, इसका मतलब हम बी को 1 नहीं मान सकते, बी को 1 नहीं मान सकते। ऐसे ही कोई बच्चा कहेगा सर फिर बी को 2 मान ले क्या, मैं कहता हूँ एक बार पुट करके देख लेते हैं, 2 रखो दोनों जगह बी को, यहाँ तो कितना है 5 3 है ही, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करोगे ना 575 आ जाएगी, यस ये ट्रू है, 25 को 23 से मल्टीप्लाई करोगे 575 ही आता है। इसका मतलब हमारे को पता लग गया कि सब कुछ सही है, ए कितना है 3 है और बी कितना है 2 है। इस तरह से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन कोई फॉर्मूला बेस्ड या कोई रट्टे वाले क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सारा काम पहले रफ में करके दिखाना है, फिर यहाँ पे लिखना है पुट ए इज इक्वल टू 5 और बी इज इक्वल टू 2। देखो पूरी एक्सरसाइज के अंदर है ना 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, और ये बार बार लिख लिख के देख लो नोटबुक में, एग्जाम में इनमें से कोई क्वेश्चन आ गया तो आप आसानी से उसको सोल्व कर दोगे। अब देखो पुट करके देखो, बी को 2 और ए को कितना 5, बी की जगह 2 और ए की जगह कितना आपका 5, देखो इनकी मल्टीप्लाई करना, 25 3 जा कितना होता है 75, 25 2 जा कितना होता है 50, 575 आ गया ना 575, तो हमारा आंसर क्या आ गया लास्ट में लिखेंगे, सो आंसर इज ए इज इक्वल टू 5 और बी इज इक्वल टू 2। बस ये अपने को क्या है अपना आंसर देना है। फेयर में तो इतना करना है, बाकी जो ये सारा काम मैंने करके दिखाया ना, ये आपको पेपर में जो रफ शीट मिलेगी उसके ऊपर काम करके देखना है कि क्या क्या हम पुट करें, फेयर में नहीं ज़्यादा दिखाना उसको, ठीक है। ये आपके थे तीनों के तीनों एग्जाम्पल। अब ये आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी एक्सरसाइज 16.1 और इसमें 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करना सिखाऊंगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, एडिशन का क्वेश्चन होता है आसान, मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन में हमारे को कई बार सोचना पड़ सकता है, ठीक है। ए की जगह क्या पुट करें आप खुद सोच लो, ए कोई ना कोई डिजिट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से कुछ ना कुछ होगा, आप खुद बता दो। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब ये 2 नहीं है, ये कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए, है ना। ए की जगह कितना पुट करोगे, कोई भी बच्चा बता देगा 7, क्योंकि 7 और 5 तो कितना होता है 12 होता है, पुट करो आप ए की जगह कितना 7। अब आप खुद बता दो मेरे को, ए की जगह अगर 7 पुट करोगे तो कितना बन गया 37 ऊपर 25 नीचे, इन दोनों का एडिशन कितना होता है 62, देखो लास्ट में 2 आ गया, चाहिए था अपने को। बी यहाँ पे कितना आएगा फिर 6 आएगा, सो आंसर इज आप क्या लिखोगे, ए इज इक्वल टू 7 एंड बी इज इक्वल टू 6, ये अपने क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। मेरे को कैसे पता लगा ए को 7 पुट करूं, क्योंकि ये 5 है तो ए जो है ना अपना 7 होगा, तभी तो 7 + 5 12 बनेगा ना, तो ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये टेक्स्ट बुक का आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसमें 3 डिजिट है, ठीक है। आपको सिर्फ किसके बारे में सोचना है, ए के बारे में, बी और सी तो अपने आप ही आ जाएंगे। आप खुद देखो ये 8 है और यहाँ पे एडिशन कितना आ रहा है 3,
इसका मतलब ये 3 नहीं है, कितना है 13 है। तो ए को कितना पुट करोगे बताओ 5, क्यों? क्योंकि 8 में 5 ऐड करोगे तभी तो 13 आएगा ना। तो क्या लिखोगे बच्चों, पुट ए इज इक्वल टू 5। बस एक स्टेप आपको स्टार्टिंग का ये सोचना है, उसके बाद आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ए की जगह 5 लिखना, ए की जगह 5 लिखो, यहाँ पे तो 98 है ही, दोनों का एडिशन करो अपनी तरफ से। 5 + 8 13, कैरी 1, 9 + 4 13, 13 और 1 कितना हो गया 14। आप खुद बता दो मेरे को कि यहाँ पे बी और सी क्या है। आप कहोगे सर ये 3 चाहिए था, 3 आ गया। बी की जगह हमारा कितना है बता दो 4, सेकेंड नंबर का डिजिट, और सी की जगह कितना है देखो लास्ट ये वाला डिजिट, ये कितना है 1। सो हम लिखेंगे आंसर इज, जैसे मैं कर रहा हूँ ना एग्जाम में, बिल्कुल एज इट इज वैसे का वैसे करना है आपको, ठीक है। चाहिए सर्कल मत लगाना। आंसर क्या है हमारा, ए कितना 5, बी कितना 4 और सी कितना 1। ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर है। हमें तो सिर्फ किसके बारे में सोचना है, ए के बारे में। बी और सी के बारे में हमें नहीं सोचना, बी और सी तो लास्ट में अपने आप ही आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आपको सिर्फ ए की वैल्यू निकालनी है। आप बस सोच के मेरे को ये बता दो, ये 1 है, ये ए है, ये ए है, मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, 9 और ए। रफ वर्क कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कौन सा वर्क है ये, रफ वर्क, यानी कि एग्जाम में ये वाला काम नहीं करना जो मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। ए कोई ना कोई डिजिट होगा, 0 1 2 3 4 अप टू 9 में से। आपको कुछ भी नहीं आता मान लो, आप पुट तो करके देख सकते हो, ए को 0 पुट करके देख लो। यहाँ 0 है तो यहाँ पे भी क्या लिखोगे 0, 10 0 जा तो क्या होता है 0। लेकिन बताओ यहाँ पे तो 9 आना चाहिए ना क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन यानी कि नहीं है। आप ए को कितना पुट करके देख लो 1, ए की जगह 1 पुट करना, क्या यहाँ पे 9 आ रहा है, नहीं आ रहा, छोड़ दो इसको। आप ए की जगह 2 पुट करके देखना, ए की जगह 2 पुट करोगे, क्या 9 आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ए की जगह आप क्या पुट करो, देखो 3 पुट करके देखना, 3 पुट करोगे तो 39, 9 नहीं आ रहा ना। 4 पुट करके देखो, 9 नहीं आ रहा। 5 पुट करके देखो, पुट करके देखते जाओ, मैं कहता हूँ रट्टा है ही नहीं कुछ भी, ठीक है। 6 पुट करके देखो, 16 6 जा कितना होता है 96, बन गई ना बात। देखो 9 भी आ गया, और ए जो आपने यहाँ पे पुट किया है वही नीचे आना चाहिए, है ना। ये 6 पुट किया है, वही देखो क्या आ गया, नीचे आ गया। तो बस ये रफ वर्क है। फिर में आप इतना सा यहाँ पे लिखोगे, पुट करो ए इज इक्वल टू कितना 6। मैंने बता दिया ना, देखो 6 पुट करने से सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो 1, ए की जगह क्या लिखो 6, इस ए की जगह भी फिर क्या लिखोगे 6, और 16 6 जा कितना होता है आपका 96। तो यानी कि ये सेटिस्फाई हो गया, ये क्या हो गया आपका ट्रू। सो ए इज इक्वल टू 6 इज आवर आंसर। क्वेश्चन खत्म। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर मैं रफ वर्क कर रहा हूं। पहले रफ वर्क मैं हर क्वेश्चन के अंदर आपको करके दिखाऊंगा। ए बी 3 और 7, और ये कितना है 6 और ए, और इन दोनों को क्या है एडिशन। एडिशन वाले क्वेश्चन आसान होते हैं। अब देखो आप है ना यहाँ पे पहले बी के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि आपको यहाँ अगर पता होता ना कि क्या है, तब तो आप सोच सकते थे कि बी को क्या लिखें, यानी कि 7 में क्या ऐड करूं कि मेरा इतना बन जाए। लेकिन ये तो ए है, ए तो पता ही नहीं। आप यहाँ से सोचना स्टार्ट करो। आपको क्या करना है, यहाँ से सोचना स्टार्ट करो। मैं हर क्वेश्चन आपको बताऊंगा बच्चों की कैसे आपको सोचना है। इधर से क्यों नहीं सोचना, क्योंकि 7 में क्या ऐड करें कि क्या आ जाए। दो बार क्या आ गया तो मतलब कुछ भी नहीं पता लगेगा। मान लो आप यहाँ पे 7 में 4 ऐड करो तो 11 आना चाहिए, लेकिन आपको क्या पता कि यहाँ पे 1 ही आना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ से नहीं सोच सकते। अब इधर से सोचता हूँ मैं, इन दोनों का एडिशन कितना है 6। अब कोई भी बच्चा बता देगा कि सर ए को है ना 3 पुट कर दो, पुट कर दो ए को कितना 3। मैंने कह दिया कि चलो मैं 3 पुट कर देता हूँ ए को। लेकिन एक बात सोचो, ए को जब 3 पुट करोगे आप तो यहाँ पे भी ए को 3 रखना पड़ेगा। आप ए को जब 3 रखोगे तो इधर भी आपको क्या रखना पड़ेगा 3। लेकिन फिर वही बात होगी कि ये फिर 3 नहीं है बल्कि कितना है 13 है, और 13 होगा तो एक कैरी जाएगा, एक कैरी जाएगा तो 3 + 3 6, 6 + 1 कितना होना चाहिए 7। लेकिन आना तो कितना चाहिए अपना 6 आना चाहिए ना। इसका मतलब ए को 3 नहीं पुट करेंगे, कितना पुट करेंगे 2, क्योंकि एक तो कैरी आ जाएगा। तो 3 + 2 कितना होगा अपना 5 आएगा। तो बस मेरे को पता लग गया, मेरे को क्या पता लग गया, पुट करो इसमें ए को कितना 2। एक ही स्टेप होता है जो आपको पता लग जाएगा। देखो ए को 2 पुट करोगे,
अगर ए को 2 पुट करोगे तो इधर भी 2 लिखना है आपको, ठीक है, और यहाँ पे 6 आ जाएगा अपने आप। तो देखो क्या हो गया, ये 7 है और ये 12 है, 7 में क्या ऐड करें कि 12 आ जाए, आप कहोगे सर 5 पुट कर दो, एक कैरी आ जाएगा, कैरी 3 + 2 5, 5 + 1 6, बात बन गई ना। ए को कितना पुट कर दो आप बताओ बच्चों, 2, और बी को कितना पुट कर दो आप 5, है ना, अपने आप ही आ जाएगा। एक के बारे में सोच लिया ना तो दूसरा तो अपने आप ही पता लग जाएगा आपको। तो देखो ए की जगह 2, ये बी की जगह कितना 5, प्लस 37 करो, ऐड करो, दोनों का एडिशन कितना है 62, देख लो आ रहा है ना, यही 6 तो चाहिए था, ए की जगह कितना पुट किया 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो अपना आंसर आ गया। सो आंसर इज ए इज इक्वल टू 2 और बी इज इक्वल टू 5। बस इसको बॉक्स में या सर्कल के अंदर क्या है बंद कर दो, खत्म क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एडिशन का क्वेश्चन, मैंने कहा था आपको आसान होता है, ये तो वही क्वेश्चन आ गया शायद, ये तो वही क्वेश्चन आ गया है ना। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 37 वाला। आप इसको इरेज करके क्वेश्चन नंबर 4 ही है ये तो मैंने रफ वर्क करने के लिए नेक्स्ट पेज पे दोबारा लिया इस क्वेश्चन को, ठीक है, छोड़ दो इसको। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखो इसमें आपको दे रखा है, मैं रफ में करके दिखाता हूँ पहले, नेक्स्ट पेज पे CAB वाला क्वेश्चन है, हाँ यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये मैं करके दिखा रहा हूँ आपको पहले रफ में। देखो A B 3 और B, आप है ना यहाँ पे B को क्या सोच सकते हो कि उससे 3 से मल्टीप्लाई करने पे B आ जाए, ठीक है, सेम डिजिट है, यानी कि B को या तो आप क्या पुट कर सकते हो 0, क्योंकि 0 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा आपका 0 ही आएगा, है ना, बात बन जाएगी। B को क्या पुट कर दो 0 पुट कर दो, मान लो मैं B को 0 पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पे भी क्या पुट करना पड़ेगा 0। अब आप मेरे को बता दो कि ए को फिर क्या पुट करोगे आप, ए को आपको सोचना पड़ेगा, देखो बहुत ध्यान से। अब वो कैसे सोचोगे मैं ये बता रहा हूँ आपको। आप देखो 0 3 जा 0 यहाँ लिख दिया, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन में कैसे करते, जैसे ऐसा नंबर होता है आप क्या करते हो, जैसे मान लो यहाँ पे 2 लिख दिया, 3 2 जा 6, उसके बाद आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हो ना, तो यहाँ पे क्या करोगे फिर बताओ, ए की मल्टीप्लाई 3 से करोगे, और वो क्या आनी चाहिए आप बता सकते हो, वो आनी चाहिए ये 2 नंबर, है ना, क्योंकि 3 0 जा तो 0 हो गया। अब ए की 3 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो CA आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए बच्चों, CA आनी चाहिए। कहने का मतलब जो आप यहाँ डिजिट पुट करोगे वही यहाँ आना चाहिए। तो मैं ए को क्या पुट कर देता हूँ, इसमें 5 पुट कर देता हूँ। 5 पुट करोगे ना तो 3 5 जा तो कितना होता है 15, देखो यहाँ जो डिजिट था वही आ गया ना 5, तो इसका मतलब C तो फिर अपने आप ही कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में B को क्या पुट करोगे आप 0, A को क्या पुट करोगे 5 और C को क्या पुट करोगे 1। तो आप अब आ जाओ फेयर में, पुट करो आप B को कितना 0 और A को कितना 5, ठीक है, बस इन दो को पुट करना है आपको। पुट करो आप ए को कितना आप 5 पुट करो और बी को कितना पुट करो 0। 50 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है आपका 150 आता है ना। सो आंसर इज, लास्ट में आप क्या लिख देना, आंसर इज ए इज इक्वल टू 5, बी को क्या पुट किया 0 और सी कितना है, देखो ये आ गया ना अपना सी कितना है अपना 1। ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। 2-3 क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज में ऐसे हैं जिनकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उनमें से एक क्वेश्चन ये है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने आपको लिखा है, इसकी क्या करो आप प्रैक्टिस करो अगेन एंड अगेन, तभी आपको सोच पाओगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। और 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना कोई मुश्किल बात है भी नहीं, बाकी पूरा चैप्टर तो आसान ही है। 5th क्वेश्चन हो गया। 6th क्वेश्चन देखो, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 5 की जगह है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल एज इट इज वही। देखो इसमें ए बी 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में पता है क्या था, क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे 5 की जगह 3 था, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये क्या है, रफ वर्क कर रहा हूँ मैं, ये किसका रफ वर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का। देखो वहां पे हमने बी को क्या पुट किया था बताओ, 0 पुट किया था, इधर भी क्या पुट कर दो आप, बी को 0 पुट कर दो। बी को 0 पुट करके देखो बच्चों कितना आपका आएगा, बी को हम क्या पुट कर देते हैं 0, बी को 0 पुट करना, ए 0 5, वही यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब क्या आना चाहिए फिर आपका, अब इस ए की जब आपने 5 से मल्टीप्लाई की होगी ना तो वो सी ए आया होगा, है ना, यानी कि ए को कितना पुट कर दो आप 5 पुट करोगे तो देखो 5 इंटू 5, 5 5 जा होता है 25, ये सेम आ गया ना, सेम आ गया, तो सी कितना रह गया अपने आप ही 2 रह गया आपका। तो बस बी को 0 और ए को 5, और पिछले क्वेश्चन में भी हमने सेम यही पुट किया था,
पुट किया था हमने क्या, p को 0 और a को 5। मैं दिखाऊंगा आपको, पिछला पेज देखो, p को 0 a को 5, ये देखो p को 0 a को 5। सेम क्वेश्चन इसलिए मैं कह रहा हूँ दोनों के दोनों का आंसर लगभग आपका क्या आएगा, सेम आएगा, तरीका सेम है। p को 0 पुट करना और a को 5 पुट करना। वहां पे क्या था 53 जा, यहाँ पे क्या है 55 जा, 55 जा कितना होता है 250। आपका आंसर बताओ। सो आंसर इज, ए को क्या पुट किया आपने 5, बी को क्या पुट किया आपने 0, सी अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते। सी क्या आया देखो, यहाँ पे ये रहा सी, यहाँ पे ये रहा सी, सी कितना है आपका 2। पिछले क्वेश्चन में सी आपका कितना आया था 1 आया था, यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे है, ठीक है, हो गया ये खत्म। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 7, ये क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 7, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि इंपॉर्टेंट का मतलब प्रैक्टिस करनी है इसकी, ठीक है। 5th और 6th तो एक जैसे थे, प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। जिसके बारे में मैं लिख रहा हूँ उसकी बार बार प्रैक्टिस कर लेना, 2-3 बार कॉपी पे लिख लिख के देख लेना और अपने दिमाग में डाल लेना बातें, बस आसान हो जाएगा आपका काम। ये देखो अब मैं इसी क्वेश्चन को यहाँ पे आपको सोल्व करके दिखाता हूँ, पहले रफ में, यानी कि एक्सप्लेन करता हूँ मैं पहले सारी चीजें। देखो यहाँ पे आपको बी डिजिट के बारे में सोचना है, यहाँ बी है और यहाँ तीनों बार बी है। कहने का मतलब जो आप इधर लिखोगे ना वही आपको इधर लिखना है, समझ रहे हो आप मेरी बात। कहने का मतलब ये है बी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 या 9, इनमें से कोई ना कोई डिजिट होगा, क्योंकि डिजिट मैंने बताया था यही होते हैं, इसके बाहर नहीं होते। आप है ना ऐसा डिजिट सोचो जिसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो लास्ट में वही डिजिट आ जाए, ठीक है। 0 तो पुट करना मत, क्योंकि 0 पुट करोगे ना तो ये सारे क्या आ जाएंगे, फिर 0 आ जाएगा, तो ए को भी क्या लिखना पड़ेगा फिर अपने को 0, तो दोनों 0 0 अवॉइड किया करो, ठीक है। बाकी बी को 2 पुट करना, देखो बी को आप 2 पुट कर सकते हो, क्योंकि पता है क्या है, 2 पुट करोगे ना 2 6 जा कितना होता है 12, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, सेम डिजिट आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 3 पुट करो, नहीं आएगा, क्योंकि 3 6 जा कितना होता है आपका 18 होता है, लास्ट में 3 आना चाहिए, नहीं आया। 4 पुट करो, पी को क्या पुट करो 4, ऐसे ही फिर आप ओड नंबर इवन नंबर पुट कर देना, 6 पुट कर देना, 8 पुट कर देना, करके दिखाऊं कैसे। जो यहाँ पे पुट करोगे ना आप उसको 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद सेम डिजिट आना चाहिए, p इंटू 6 जो है ना आपका b आना चाहिए, समझ रहे हो आप मेरी बात। p इंटू 6 करोगे तो लास्ट में क्या आना चाहिए आपका 6 आना चाहिए, b आना चाहिए। देखो b को 2 पुट करो, 2 6 जा 12 आ गया ना 2, फिर b को 4 पुट करो, 4 6 जा 24 आ गया 4, 6 पुट करो, 6 6 जा 36 आ गया 6, 8 पुट करो, 8 6 जा कितना होता है 48 आ गया 8। यानी कि p को आपको या तो 2 पुट करना है, सो p क्या हो सकता है, या तो 2, या b क्या होगा 4, या b क्या होगा 6, और या b क्या होगा आपका 8, इन चारों में से एक होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि b को मैं अगर 4 पुट करता हूँ तो मेरा क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा। देखो b को 4 पुट करो, पुट क्या करो b को 4, 4 पुट करोगे ना तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, नीचे 4 4 4 आएगा, बस। उसके बाद आपको सोचना है कि a को क्या पुट करें कि इनकी मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए। कोई भी बच्चा आसानी से सोच सकता है, देखो क्या 1 पुट कर सकते हो, 14 की 6 से मल्टीप्लाई करोगे ये थोड़े आएगा, ऐसे 2 से 3 से 4 से a को कितना पुट करना पड़ेगा आपको 7, 7 पुट करोगे ना, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका 444 आएगा, ठीक है। तो बस हो गया। अब कोई बच्चा सोचेगा कि b को हमने 2 क्यों नहीं पुट किया, चलो करके देख लेते हैं। b को अगर 2 पुट करोगे तो यहाँ क्या आना चाहिए 2 2 2 आना चाहिए। अब आप मेरे को बता दो a को क्या पुट करोगे कि 2 2 2 आ जाए, कुछ भी नहीं पुट कर सकते। कोई बच्चा 1 से स्टार्ट करेगा, 1 तो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि 12 12 6 जा तो 72 होता है, 2 पुट करेगा 22 6 जा कितना होता है 132, यानी कि 2 से भी बात नहीं बनी। a को 3 पुट करो, a को कितना पुट करो 3, तो 32 6 जा ये भी कितना होता है 192, मतलब कि नहीं आया ना 222। 4 पुट करो, a को 4 पुट करोगे तो 4 2 6 6 2 जा, और ये कितना आ गया 252, ये तो बड़ा हो गया ना 22 से 222 से, तो मतलब कि ए बी को हम 2 नहीं पुट कर सकते, इसीलिए मैंने कहा था बी को क्या पुट करो 4 पुट करो, ठीक है। अब आप आते हैं फेयर वर्क में, ये अपना क्या है फेयर वर्क। रफ में तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीजें, ठीक है। पुट करोगे आप बी को कितना 4, बी को 4 पुट करोगे तो देखो a 4 6, और b को 4 लिखा है तो यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा 4 4 4। अब आपको सोचना है, नाउ यू नीड टू थिंक,
मैं लिख दिया यू नीड टू थिंक, मतलब आपको सोचने की जरूरत है। किसके बारे में? अबाउट ए के बारे में सोचने की जरूरत है। ए क्या पुट करोगे कि ये इक्वेशन ट्रू हो जाए? तो ए को 1 पुट करके देखो, ए को 2 करके देखो, 3 पुट करके देखो, ए को लास्ट में क्या पुट करना पड़ेगा आपको? 7। क्यों? क्योंकि 7 इंटू 4 इंटू 6 करोगे, 6 4 जा 24, कैरी 2, 7 6 जा 42, 42 और आपका 2 क्या होता है? 44। आगे ना देखो आंसर। सो आंसर इज, आंसर क्या आ गया अपना? A7 और बी कितना? 4। बी कितना है आपका? 4। बस यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब 8th क्वेश्चन देखो, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8th। ये तो मैंने करवा ही दिया ना, ये तो हो गया अपना, ये तो क्वेश्चन नंबर 7 है, डन। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 8। ये आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि एडिशन का क्वेश्चन है और एडिशन के क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ अपने को सोचने की जरूरत होती नहीं है। अब आप देखो, खुद ही सोच लो कि 1 को बी को क्या पुट करें कि 0 आ जाए। भाई ये 0 नहीं है, ये 10 है, क्योंकि बी को आप कुछ भी पुट करोगे, 0 भी पुट करोगे तो भी 1 + 0 1 होता है, तो 0 कैसे आ गई? 0 नहीं है, ये कितना है? बल्कि 10 है। तो बी को कितना पुट करना पड़ेगा फिर? कोई भी बच्चा बता देगा सर 9, क्योंकि 1 में 9 ऐड करेंगे तभी तो 10 बनेगा ना। तो बस बी को 9 पुट कर दिया आपने, तो ये कितना आ गया आपका? बताओ 10। कैरी कितना आ गया? 1। और बी को कितना पुट किया आपने? 9। तो यहाँ पे भी कितना लिखना पड़ेगा? 9। अब आप खुद ही बता दो ए को क्या लिखोगे फिर? देखो 1 तो कैरी है, 1 और 1 कितना हो गया? 2। बनना कितना चाहिए? 9। तो ए को कितना रखोगे फिर? 7 रखोगे। इस तरह से आपको सोचना है। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ फेयर वर्क। ये तो आपका क्या है बच्चों? रफ वर्क है, सोचना है। फेयर वर्क है जो सोचने के बाद आपको लिखना है। ठीक है, फेयर वर्क में पुट करो आप बी को कितना? 9। बी को 9 पुट करोगे तो A1 यहाँ पे 9, और इस बी की जगह भी कितना रखोगे फिर? 9। 9 और 1 कितना होता है? 10। 1 क्या बच गया आपका? कैरी। कैरी यहाँ लेके आओगे। अब देखो 1 + 1 कितना होता है? 2। 2 और चाहिए अपने को कितना? 9। तो ए को कितना पुट करना पड़ेगा? 7। अब पुट करो ए को कितना? 7। अब देखो 7 पुट करोगे तो 7 1 1 9, तो कितना आएगा? 90 आ गया। सो आंसर कितना आएगा अपना? बताओ। सो आंसर इज, ए को आपने पुट किया 7 और बी को कितना पुट किया? 9। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 8 का। ऐसे ही आपको क्या करना पड़ेगा? बार बार बच्चों प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस के बाद ही ये क्वेश्चन आपको आ पाएंगे। ठीक है, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन में देखो हम क्या करेंगे। इसमें बहुत आसानी से कोई भी बच्चा पता कर लेगा कि ये 8 है और 1 से बड़ा है, तो बी को क्या पुट करोगे, मतलब कि 1 में क्या ऐड करोगे कि 8 आ जाए। कोई भी बच्चा बता देगा कि सर बी को हम 7 पुट करेंगे, बता दोगे ना आसानी से। देखो यही क्वेश्चन, नहीं, इसके लिए मैं यहाँ पे रफ वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, रफ है ये। बी को 7 पुट करोगे तो देखो बी कितनी जगह है? यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, जितनी भी जगह है हर जगह बी को क्या लिखना पड़ेगा आपको? 7 लिखो। 2a, बी को 7 लिखो। यहाँ a है, बी, बी को क्या लिखोगे? 7। जहां जहां बी है उसकी जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा? 7। अब आप खुद देख लो कि a क्या होना चाहिए। आप कहोगे सर 7 + 1 तो 8 होता है, नो डाउट, हो गया। यहाँ पे 7 में क्या जोड़े कि 1 आ जाए। आप कहोगे सर 1 नहीं आ सकता, यानी कि ये 1 नहीं है, कितना है? 11 है। 7 में क्या जोड़े कि 11 आ जाए? ए को कितना पुट करना पड़ेगा? 4। देखें यहाँ पे भी ए को 4 पुट करोगे, ये 11 है तो 1 क्या होएगा? कैरी। 2 + 1 कितना हो गया? 3। 3 + 1 कितना हो गया? 7। बात बन गई ना, 3 + 4 7। तो यहाँ पे अब क्या करना है आपको? फेयर वर्क, यानी कि एक के बारे में सोचना है, दूसरा तो अपने आप ही निकल के आ जाएगा। ठीक है, पी को कितना पुट करोगे? 7। कैसे पता लगा मेरे को? क्योंकि 7 में 1 जोड़ोगे तभी तो 8 आएगा। पी को कितना लिखो? 7। तो क्या बन गया? 2a7, a7 1 प्लस करो, पी को क्या पुट करो? 7 1 8। अब आपको सोचना है कि क्या पुट करें ए को। इससे पता लग रहा है मेरे को कि 11 बनाना है। ए को क्या पुट करना पड़ेगा आपको? 4 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, करो 4 पुट। 2 4 7, ए की जगह 4 7 1 8 11 7, 7 1 8 आ गया। सो आंसर कितना आएगा अपना? आंसर इज, ए को कितना पुट किया अपने? 4, और बी को कितना पुट किया था? 7। बस ये एरो लगा के आंसर लिख दिया करो। 9th क्वेश्चन हो गया सोल्व आपका। अब ये देख लो क्वेश्चन नंबर 10।
ये आपका है क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है बस आपका। और अब आपको सोचना है इसके बारे में। मैं क्या करता हूँ, पहले रफ वर्क कर लेता हूँ, ठीक है। A09 पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 और ये क्या है अपना रफ वर्क है। अब मैं बताता हूँ कि कहाँ से सोचना स्टार्ट करना है। देखो एक क्वेश्चन ऐसा पहला भी आया था, प्लस करना है, ये ए है और ये बी है, 9 आना चाहिए। अब बताओ एक डिजिट होता सोचने के लिए तब तो मैं सोच लेता, अब दोनों के बारे में मैं कैसे सोचूं कि दोनों को ऐड करने पे 9 आए। भाई आप कहोगे सर 9 तो 2+7 करने से भी आ सकता है। एक बच्चा कहेगा सर 2+7 क्यों, 3+6 करने से भी आ सकता है, 5+4 करने से भी आ सकता है। इसका मतलब कोई फिक्स नहीं है कि ए कितना आएगा और बी कितना आएगा, मतलब कि यहाँ से नहीं सोच सकते। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप अपनी नोटबुक में ये सारी चीज़ें लिख लेना, ठीक है। यहाँ से नहीं आइडिया लगा सकते, आपको सिर्फ आइडिया लगाना है, सोचना है, ठीक है। आइडिया नहीं लगा सकते कि ए को क्या लिखें और बी को क्या लिखें, क्यों कन्फ्यूजन है। 2 लिखें, 2 7 लिखें, 3 6 लिखें, 5 4 लिखें, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है यहाँ से, तो ठीक है छोड़ दो इसको, कोई बात नहीं। अपना ये भी तो काम आएगा, ये रहा ए। अब देखो फिर वही बात बन गई बात यहाँ से, ए को कोई भी बच्चा बता देगा सर कि ये 0 नहीं है, ये 10 है ना। 0 नहीं है बल्कि ये कितना है, आगे 1 लगाओ 10। अब मैं बता दूंगा कि अगर ये 10 है तो फिर 2 में कितना ऐड करें कि 10 आ जाए, 8 ऐड करेंगे, है ना। पुट कर दो आप ए को कितना, 8। अब बात बन गई बस, ए को 8 पुट करना। ए को अगर 8 पुट करोगे तो जहां जहां ए है वहां वहां 8 लिख दो, ठीक है। लिखो, इधर भी 8 लिखो, इधर बी लिखो, यहाँ 8 लिखो। अब देख लो, खुद ही देख लो आप, यहाँ अगर आपने 8 लिख दिया, 8 में क्या ऐड करें कि 9 बन जाए, आप कहोगे सर बी को क्या लिख दो, 1। बात बन गई ना। तो ए को क्या लिखा, 8, क्यों, यहाँ से पता लग गया मेरे को बीच वाली टर्म से, ठीक है। यहाँ से पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा कि a इज इक्वल टू 8 पुट करना पड़ेगा, समझ के। बस अब आ जाओ फेयर वर्क के ऊपर। ये क्या है आपका फेयर वर्क है, जो हमें एग्जाम के अंदर एग्जामिनर के सामने करके दिखाना है। तो क्या होगा बताओ, पुट करो आप ए की जगह कितना, 8। ए की जगह 8 पुट करोगे तो 1 2 8 6 8 बी और प्लस का साइन और 8 0 9। अब आपको क्या पुट करना पड़ेगा, देखो ये बी है, 8 में क्या ऐड करें कि 9 आ जाए, तो अब आप लिख देना पुट बी इज इक्वल टू 1। ये लिख के दिखाना है, जो भी मैं लिख रहा हूँ एज इट इज कॉपी करना है आपको, यूँ मान लो बस 1 2 8 6 8 1 और इन दोनों को ऐड करोगे 8 0 9 आगे दोनों का, ठीक है। सो आप क्या लिखोगे, a इज इक्वल टू 8 और b इज इक्वल टू 1। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आपका 16 चैप्टर पूरा खत्म हो गया। 16.1 आपकी जितनी ज़्यादा अच्छे से बच्चा कोई सोच पाएगा वो उतने आसानी से इन क्वेश्चन को सोल्व कर देगा। और 16.2 मैंने पहले लेक्चर में करवा दी थी, वो तो कोई भी बच्चा, उसको 6th क्लास का बच्चा भी आसानी से कर सकता है, डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चन है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। बाय बाय।